वन सेकेंड। क्या बात, चलो अब आ रही होगी। गुड इवनिंग गाइस, एम आई ऑडिबल? कैन यू सुन पा रहे हैं मुझे? क्लियरली सुन पा रहे हैं? ओके, गुड, फाइन, ठीक है। सो विल बिगिन। 1 मिनट वेट करते हैं, फिर चालू करते हैं। ओके, एजेंडा ऑफ द क्लास मैं आपको बता दूं बिफोर वी गेट स्टार्टेड। आई होप आप लोगों ने अपना बायोलॉजी का जो यूनिट मैंने आपको बताया था पढ़ने के लिए, वो प्लीज़ एक बार देख लें अगर अभी तक नहीं किया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वॉइस इज नॉट क्लियर, बैकग्राउंड नॉइज। वो मैं माइक ही नहीं लगेगा। सारी माय बैड। वन सेकेंड। क्या बात, चलो अब आ रही होगी आवाज। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नाउ आई शुड बी ओके। क्लोज ग्रुप चैट, चैट इज क्लोज। ओके, ठीक है। तो लेट मी बिगिन। सो वेलकम, नमस्कार ऑल ऑफ यू। विल बिगिन। एजेंडा ऑफ द क्लास आपको पता है। अगर अभी तक आप लोगों ने बायोलॉजी का जो यूनिट मैंने आपको बताया था पढ़ने के लिए नहीं पढ़ा है, तो प्लीज टाइम लेके जब भी हो पॉसिबल पढ़ लेना। वो आपको बहुत हेल्प करेगा गोइंग फॉरवर्ड। प्रणाम प्रणाम एवरीवन, गाइस नमस्कार। चलिए चालू करते हैं। आप लोग जो मैं यहाँ लिखूंगा वो प्लीज आप लोग नोट डाउन करें, ठीक है? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होगा। और क्वेश्चंस जो हैं, क्योंकि शायद मैं जब पढ़ा रहूंगा तो मैं स्क्रीन की तरफ नहीं देख पाऊंगा, तो व्हेन आई आस्क यू कि अब चलो थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं, तब जो भी सवाल हो आप मेरे को एक साथ पूछ डालना। 10 मिनट या 20 मिनट हम डाउट सॉल्विंग के लिए आपका दे देंगे। नेहा, हाउ आर यू? नमस्कार नमस्कार। ठीक है, चालू करते हैं। थोड़ा साथ में लिखेंगे गाइस, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना वो इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ओके, आज का एजेंडा तो आपको पता है, कल मैंने लिख के बता दिया था। तो चलो शुरू करते हैं। थोड़ा इन्वायरमेंट नहीं करते हैं, पहले पहले थोड़ा अलग से चालू करते हैं। चलिए, ओके, मेरे माइंड में था ये आज करने को। लेट्स डू दिस। मुझे बताइए, अगर सबसे बड़ा चीज जो हमें पता है इन दी स्पेस इज गैलेक्सी, फॉर एग्जाम्पल, दिख रहा है ना यहाँ से? गुड इवनिंग गाइस, नमस्कार नमस्कार। दीपक, वन सेकेंड। इट विल बी डन दीपक, हाँ हो जाएगा। अच्छा, चेंज द इंक कलर, क्या ब्लैक में करते हैं? चलो फाइन। तो अगर सबसे बड़ा चीज इज गैलेक्सी गाइस, तो उससे नीचे क्या जाता? टेल मी, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम आएंगे गैलेक्सी से, फॉर एग्जाम्पल एटम की तरफ आना हो, मुझे सबसे बड़ा एंटिटी से सबसे छोटे एंटिटी को डिफाइन करना हो, अगर वो क्रोनोलॉजी मुझसे पूछा जाए, तो क्या आएगा गैलेक्सी के बाद? कैन आई से माई सोलर सिस्टम विल कम? हाँ, फिर सोलर सिस्टम के बाद आएगा मेरा क्या? अर्थ। बताइए, अर्थ के बाद? अर्थ में अब क्या होगा सबसे पहले? चलो आप अर्थ पे आ गए। हाँ, यू हैव एंटर्ड पास्ट द कर्मन लाइन। अब क्या आएगा? नहीं, कॉन्टिनेंट्स तो दूर की बात है, ओशंस भी नहीं। अभी आप एक बड़े एंटिटी के बारे में बात करोगे। हाँ, यू विल टॉक अबाउट बायोस्फेयर। और हम डिस्कस करेंगे, ये देखना आप सारे कुछ हम समझेंगे क्या क्या डिफरेंसेस है। ओके, पहले आएगा बायोस्फेयर। जैसे बायोस्फेयर रिजर्व होता है ना, तो पहले हम देखेंगे कि द बायोस्फेयर ऑफ से टेरेस्ट्रियल, लैंड, वाटर, एक्वाटिक, सब कुछ उसमें होगा। ठीक है, उसके बाद चलो फर्दर नीचे आ रहे हो आप अपने पैराशूट से धीरे धीरे। उसके बाद आप आओगे बायोम में। ठीक है, वी विल डिस्कस एक एक करके, ये लिखेंगे फ्रेंड्स थोड़ा। बायोम के बाद हम आएंगे इकोसिस्टम में। फ्रेंड्स लिखो इसको, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हम सारों का हमें डिफरेंस पता होना चाहिए एक्चुअली। यहां तक अगर आप देखोगे तो ये आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो। ओके, बायोस्फीयर, बायोम, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किस चीज से बना होता है? अगर आप देखेंगे एक पर्टिकुलर टर्म आता है, उसको हम कहते हैं कम्युनिटीज। ये लिखिए पहले। इकोसिस्टम बना होता है मेरा कम्युनिटीज से, कम्युनिटीज बना होता है पॉपुलेशन से। ओके, पॉपुलेशन बना होता है किस चीजों से? से माय इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिजम्स?
हम और आप मिलके तो पॉपुलेशन बनाते हैं, तो हम तो ऑर्गेनिज्म हुए, ठीक है। अब हम और आप किस चीज के बने हैं? प्राइमरीली अगर देखोगे हम और आप तो ऑर्गन्स के बने हैं ना, स्किन, बोन्स, ब्लड, ये वो सब कुछ मिला के अपन ऑर्गन्स में है। सेल तो बहुत दूर है अभी। अब मेरे ऑर्गन्स किसके बने हैं? अब बताओ मुझे फ्रेंड्स। हाँ, फॉर एग्जाम्पल आपका हार्ट, आपका लिवर, आपका लंग्स, वो सब किस चीज का बना है? टिश्यू। गुड गुड, चलिए टिश्यू के बने। टिश्यू किस चीज का बना है? चलिए हम एकदम गैलेक्सी से एकदम एटम तक जाते हैं। टिश्यू किसका बना होता है? सेल्स का। वेरी नाइस, सेल्स का। सेल्स बने होते हैं आपके प्रोटोप्लाज्म के, जिसको हम कहते हैं यूनिट ऑफ लाइफ एक तरीके से, ठीक है। और प्रोटोप्लाज्म किसका बना होता है? मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स कह सकते हैं हम, बायो मॉलिक्यूल्स एंड बायो एटम्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, करेक्ट। तो अब देखो एग्जाम में आपका ये सिलेबस ऐसे डिफाइंड है, यहां से लेके यहां तक आप साइंस एंड टेक में पढ़ते हो, यहां से लेके यहां तक ज्योग्राफी में पढ़ते हो। हमारा इंपॉर्टेंस का है यहां से लेके यहां तक। दिस इज द एनवायरमेंट सिलेबस, ये आपको पूरा आना चाहिए। गेटिंग इट? कैसे इन्होंने सिलेबस डिफाइन किया वो देखो पहले। तो ज्योग्राफी वाला हम छुएंगे नहीं, दैट हैज बीन डन इन डिटेल बिग बैंग थ्योरी से लेके सिंस 2023 तक हम लोग ने, हम श्योर आपने पढ़ा होगा। साइंस एंड टेक में आई एम श्योर किसी ने नहीं पढ़ा होगा, पर यही पढ़ना है आपको। और एनवायरमेंट का हमारा सिलेबस स्टैटिक बिट का अगर स्टार्ट कर देखोगे तो ये हमें समझना है। गॉट इट? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड, आरबीसी, हाँ ठीक है, वो सारे कुछ हमारे इसमें आ गए ना, ऑर्गन्स एंड टिश्यूज में, है कि नहीं फ्रेंड्स? तो अब हम शुरू करेंगे आवर स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, और हम शुरू करेंगे एसेंशियली टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पॉइंट। यहां से हम शुरू करेंगे आपकी पढ़ाई, इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट की पढ़ाई। सिंप्लीफाई, यस इट इज सिंप्लीफाई, ट्राई टू डू दैट, ताकि आपको पता चले पढ़ना तो क्या है भाई पहले। ओके, अब देखो एनवायरनमेंट क्या होता है, व्हाट इज एनवायरनमेंट? सिंपल वर्ड्स में देखो, हाँ ऐसा समझो, एनवायरनमेंट को समझो माहौल जैसा। नमस्कार, गुड इवनिंग, डोंट वरी तनु, व्हाट इज बायो, बायो सब कुछ देखेंगे, मैं कमेंट्स भी नहीं देख रहा गाइस, अभी आप क्लास पे फोकस करेंगे, प्लीज प्लीज कमेंट में मत लिखो, फोकस करो ना, थोड़ा सिंपल एकदम देखोगे इसके सवाल आते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एनवायरनमेंट क्या होता है? एनीथिंग दैट सराउंड्स अस। मैं अभी इस क्लास में हूं, मेरा यहाँ पे हवा चल रहा है, लाइट है, कैमरास है, ठीक है, यहाँ पे मेरा बैग पड़ा है, पानी का बॉटल पड़ा है, ये इज द एनवायरनमेंट इन विच आई एम एग्जिस्टिंग राइट नाउ। ओके, व्हिच मींस व्हाट? डज एनवायरनमेंट इंक्लूड नॉन लिविंग प्लस लिविंग थिंग्स? बताओ, इस एनवायरनमेंट में, इस क्लास के एनवायरनमेंट में हूं मैं, तो जीवन तो हूं ना, करेक्ट। और ये नॉन लिविंग थिंग्स मेरे आसपास है, ये कैमरा है, तो गुड। एनवायरनमेंट में मेरे नॉन लिविंग और लिविंग दोनों आते हैं, पहला चीज। ओके, अब इनका हम नाम देते हैं, ये नॉन लिविंग लिविंग हो गया थोड़ा स्कूलिश, स्कूल तक चलता है। अब लिविंग को हम कहते हैं बायोटिक, ओके, और नॉन लिविंग को हम क्या कहते हैं? एबायोटिक, है ना। नॉन लिविंग को हम कहते हैं एबायोटिक। क्या है इनका अर्थ? भाई यही अर्थ है, बायोटिक। बायो मतलब क्या होता है? लाइफ, तो बस लिविंग थिंग्स को हम बायोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स को हम एबायोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। गॉट इट? ठीक है, तो अब देखो इन दोनों का इंटरेक्शन, ये दोनों का इंटरेक्शन, नॉन लिविंग और लिविंग दोनों का जो साथ में जो एक रिलेशनशिप है, इससे काफी कुछ डिफाइन होता है। पहला चीज क्या डिफाइन होता है? एनवायरनमेंट ऑब्वियसली, ओके, और साथ में आप डिफाइन कर सकते हो इसी रिलेशनशिप के ऊपर, ओके, यू कैन डिफाइन हैबिटेट एंड इकोसिस्टम। हम देखेंगे कैसे, तो ऐसे आप लिखो ताकि आपको पता चले कि रिलेशनशिप क्या है, क्योंकि काफी दफा आपको डेफिनेशन पता रहता है, पर इन दोनों का इंटर रिलेशनशिप क्या है, कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, वो नहीं पता रहता है, ठीक है, और उसमें सवाल पूछे जाते हैं। पहला चीज ये, ओके, तो आप मुझे बताइए मेरे लिविंग थिंग्स में क्या क्या है एनवायरनमेंट में? जैसे मैं इस क्लास में हूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि एयर, एयर इज अ लिविंग थिंग। चलिए इधर रखा है, हाँ जी, एयर इज अ लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग? बताओ फ्रेंड्स। गुड, एयर इज नॉट अ लिविंग थिंग। ये देखो, यही मैं आपको चेक कर रहा हूं, ऐसे अंधा आपको नहीं मार्क करते चलना मेरे साथ। क्वेश्चन करिए, पहली चीज, ए बायोटिक में आता है आपका सॉइल, वाटर, आपका एयर, बेसिकली गैसेस, ठीक है। और क्या आएगा ए बायोटिक में? फायर, एनर्जी, जो सारा चीज चाहिए आपको लाइफ के लिए, वो सब सोचो ना। फायर, एनर्जी, एयर, वाटर, सॉइल हो गया, टेम्परेचर, टेम्परेचर भी चाहिए मुझे। ये है मेरे ए बायोटिक फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट। बायोटिक क्या क्या होंगे? मी, इंडिविजुअल, मैन या ह्यूमन लिखो, ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स, और बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, लिखिए उनको हम सारे को कैटेगराइज कर देते हैं, चलो पैरासाइट्स में, ठीक है, पैरासाइट्स। और एक आप लिखेंगे उनको हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर क्या होते हैं फ्रेंड्स? देखिए जिनको नहीं समझ में आ रहा है, सिंपल समझाता हूं। डिकम्पोजर क्या होता है? आपको फॉसिल वगैरह आपको मिलता है ना, आपने देखा होगा, इंडिया का फर्स्ट फॉसिल फॉर एग्जांपल जबलपुर के आसपास मिला था, ठीक है। एक जॉन स्लीमन का नाम सुना है फ्रेंड्स? मुझे बताओ, जॉन स्लीमन का नाम सुना है? कौन था ये? हु वाज दिस इंडिविजुअल? नहीं सुना है, कोई बात नहीं, देखो थोड़ा सा हिस्ट्री चलो देख लेते हैं, फिर आपको मैं डिकम्पोजर समझा दूंगा, ठीक है। जॉन स्लीमन वाज द रीजेंट ऑफ लखनऊ। अब देखो स्टोरी क्या है, एक साइड पे था आपका नवाब ऑफ अवध, ठीक है, अवध का नवाब, और लखनऊ में बैठते थे जॉन स्लीमन साहब। इनका इच्छा क्या था कि पूरे अवध पे हम कैप्चर करें, ठीक है। तो ही वेंट अहेड एंड इवेंचुअली आप देखोगे कि एक रीजेंसी बना दिया इसने, फाइनली नवाब ऑफ अवध को कलकत्ता जाना पड़ा था, ठीक है। वहीं पे उनका फिर आप देखोगे बंगाली बिरयानी, जो आपने कितने लोगों ने बंगाली बिरयानी खाया है, कलकत्ता बिरयानी इसको कहते हैं, उसमें देखोगे एग और आलू रहता है, एग और आलू रहता है, बहुत टेस्टी होता है, बवाल टेस्टी, ठीक है। तो आप देखोगे वो एग और आलू का स्टोरी क्या है, क्योंकि नवाब ऑफ अवध जब गए थे तो उनके पास पैसे कम थे और उनके खानसामा को बिरयानी बनाना सिर्फ आता था, तो उसने एग और आलू का रेसिपी तैयार किया और वहां से शुरुआत हुई से कलकत्ता बिरयानी का एक ट्रेंड। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इंपॉर्टेंट क्या है कि ये बंदा जो था ना जॉन स्लीमन, जब इसने नवाब ऑफ अवध को फेंक दिया, इवेंचुअली हटा दिया वहां से, फिर अब टाइम पास करना था भाई को, क्या करेगा, काम तो हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन मेट। फिर ये भारत भ्रमण की तरफ निकले और ये पहुंचे जबलपुर के आसपास, वहां पे इंडिया का फर्स्ट डायनासोर फॉसिल इन्होंने खोजा था, ठीक है। अब देखो फॉसिल जो है, कमिंग बैक टू द एनवायरनमेंट क्लास, ठीक है, जबलपुर के आसपास आप देखोगे इंडिया फर्स्ट फॉसिल वाज डिस्कवर्ड बाय दिस फेलो। तो देखो वो फॉसिल जो है, वो फॉसिल फॉसिल बना कैसे? लाइव चीज जब मर जाता है, आप देखोगे काफी स्मेल करना शुरू करता है। व्हाई डज डेड थिंग्स, सॉरी डेड थिंग्स को है, जो चीज मर जाता है वो कुछ दिन देखोगे तो वो स्मेल क्यों करने लगता है? चूहा देखोगे फॉर एग्जांपल, बवाल गंदा स्मेल करेगा, क्यों? बिकॉज़ इवेंचुअली इट स्टार्ट्स टू डीकंपोज। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आपके सारे ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स, वो सारा कुछ है उसको तोड़ना शुरू करते हैं। अब तोड़ के क्या होगा? वो अपना एक पर्टिकुलर फूड चेन डेवलप कर रहे हैं, वैसा वो टाइम पास के लिए तो तोड़ नहीं रहे हैं, तो वो डीकंपोजर्स का फूड चेन है, ठीक है। उनको वो पसंद है खाने को, वो खाते 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 इवेंचुअली वो पूरा चीज जो एक ढांचा है वही रह जाता है। और उसके बाद देखोगे कार्बन है, इवेंचुअली हमारा क्या है, कार्बन है ना फ्रेंड्स, हमारा क्या है, पूरा चीज कार्बन के बने हैं, तो बस आपका कार्बन जो है चिपटा रहता है, आपका एक छाप बैठ जाता है, वही है फॉसिल्स। तो कौन करता है हमारा? डीकंपोजर्स, मतलब लाइफ का काम कर रहा है वो,
तो उसको हम बायोटिक कहते हैं। गेटिंग इट? वंस यू अंडरस्टूड दिस कि अच्छा एनवायरनमेंट का बेसिक ये है, अब हमें दो न्यू टर्म्स हमने यहाँ डिस्कस किया, हैबिटेट और इकोसिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं इकोसिस्टम। ये लिखेंगे गाइस थोड़ा, वी विल डिस्कस खुशी सारा कुछ। अभी डाउट्स 2 मिनट रखिए ना, 2 मिनट रखिए, पहले समझ लो क्लास, उसके बाद अगर डाउट्स नहीं आपके क्लियर होते तो मुझे बताएंगे। फॉसिल्स कैसे बनते हैं? फॉसिल्स इवेंचुअली क्या होता है? अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म दैट डाइज, इट इज बरीड अंडर योर टॉप सॉइल, सॉइल के अंदर बरीड हो जाता है, उसका रिमेन्स, जिसको हिंदी में कहते हैं अवशेष। वैसेपुर में क्लाइंट अवशेष कहां गाड़े हो, वही सेम चीज, वो पर्टिकुलर अवशेष जो है, बिकॉज इट डिकम्पोजेस नाउ द हड्डी जो बोन्स है, दे स्टार्ट टू डिके ओवर टाइम, जिसको हम कहते हैं कार्बन डेटिंग के मेथड से आप पता कर सकते हो कि किसका हाफ लाइफ कितना था। ये सब टर्म सुना है आपने? कार्बन डेटिंग, हाफ लाइफ, ये सुना है कभी? हाफ लाइफ ये क्या है? इवेंचुअली आप एज पता करते हो किसी एक पर्टिकुलर चीज का जो कि कार्बन का बना होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन का ये नेचर है। करेक्ट? कार्बन डेटिंग, तो उससे आप क्या करते हो? यू फाइंड आउट हाउ ओल्ड द फॉसिल इज, कितने साल पुराना था। आप देखोगे कि हम लोग कहते हैं अच्छा ये देखो 6500 साल पुराना ये मिला है, कैसे पता किया? थोड़ी ना वहां पे नोट था। इवेंचुअली व्हाट यू डू इज यू कार्बन डेट इट, उसका एक फार्मूला भी होता है फ्रेंड्स, आपने शॉर्ट्स पढ़ा भी होगा फिजिक्स में। ठीक है, नाउ गोइंग फॉरवर्ड, चलो इकोसिस्टम देखते हैं। व्हाट इज इकोसिस्टम देन? सिंपल तरीके से समझेंगे, उसका स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा एक एक करके। ओके, लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड इकोसिस्टम एंड मोर इंपोर्टेंटली पहले समझते हैं इकोलॉजी। चलो इकोलॉजी समझते हैं, आसान चीजें से करते हैं। इकोसिस्टम इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ एन एरिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, अब चलो इकोसिस्टम देखो क्या है। इकोसिस्टम इज द रिलेशनशिप, और सॉरी इकोलॉजी इज द रिलेशनशिप बिटवीन योर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब हम और आप, साथ में आपके जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, से फ्लोरा फौना, ऑल ऑफ दैट इंक्लूडेड। ठीक है, तो जो रिलेशनशिप हमारा है, ठीक है, ऐसे समझो, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अस एंड आवर फिजिकल एनवायरनमेंट। ये आसपास का जो मेरा और मेरे फिजिकल एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप है, इसको हम कहते हैं इकोलॉजी। दैट इज ऑल, और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, देखिए इकोलॉजी में दो रिलेशनशिप्स हैं, एक से इंडिविजुअल और इंडिविजुअल का, ठीक है, और दो से इंडिविजुअल या कम्युनिटी का अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से। बस यही दो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होते हैं इसमें। समझो पहले, आर यू गेटिंग इट? दो रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, कम्युनिटी, एंड से दैट कम्युनिटी एंड उनका फिजिकल एनवायरनमेंट। गॉट इट? अब इसका एक हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, पॉपुलेशन के हिसाब से हमने तोड़ दिया है। फॉर एग्जांपल हम आप हैं इंडिविजुअल, करेक्ट, साथ में हम बनते हैं कम्युनिटी, कम्युनिटी के साथ हम बनते हैं पॉपुलेशन। आपका लोकल मोहल्ला आपका कम्युनिटी है, पॉपुलेशन आपके टाउन, शहर, कंट्री का है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो आप, वैसे वैसे आपको डिफाइन किया जा रहा है। गेटिंग इट? सॉरी, गला बैठ जाता है, एक मिनट। चलिए इसको हम पहले इसके हम पॉपुलेशन स्ट्रक्चर्स को समझते हैं, उसके बाद बाकी सारा कुछ कन्वर्सेशन फ्लो करेगा वहां से। ब्लैक दिख रहा है ना आपको? ओके, सबसे पहले आप देखो क्या है पॉपुलेशन। इंडिविजुअल तो हमें पता है, चलो एक स्पीशीज का एक पर्टिकुलर सैंपल। पॉपुलेशन क्या है बताइए? पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट सिंपल है, सेम स्पीशीज के होने चाहिए, सेम टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करना चाहिए, सेम स्पीशीज सेम टाइम पीरियड में। सर ग्रेवयार्ड में फॉसिल क्यों नहीं बनते? Shubhanjali, what you will see is that graveyards, eventually you don't go ahead and just bury the dead body, you also put a lot of chemicals alongside it to fasten up the process. But at the same time, आपका फॉसिल जो है वो अनटच्ड रहना चाहिए, सालों साल तक, 6000, 5000, 10000 साल तक अनटच्ड रहना चाहिए। अभी आप सोचो, बिकॉज ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन, ग्रेवयार्ड जहां पहले एग्जिस्ट करते थे वहां पे भी हाई राइजेस बन चुकी हैं, तो क्या आप वहां पे फॉसिल एक्सपेक्ट करोगे 5000 10,000 साल बाद? वो एक से एकदम छूना नहीं उसको, नेचुरली उसको आपको छोड़ देना है, वो भी लंबे टाइम पीरियड तक। ओनली देन अ फॉसिल फॉर्मेशन कैन बिकम रियलिटी। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। साथ ही साथ यू आल्सो लुक एट द एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट आल्सो लार्जली टेल मी कि वो किस तरह का डिकम्पोजिशन होगा। जानते हो डिकम्पोजिशन की जब हम बात करते हैं, कोई चीज सड़ता है, अब आप हमको बताओ ड्राई दिनों पे ज्यादा सड़ता है या थोड़ा मॉइस्ट दिनों में ज्यादा सड़ता है? आपका ब्रेड फॉर एग्जांपल, मानसून के टाइम आपके ब्रेड पे मोल्ड्स निकलेंगे या गर्मी के टाइम मोल्ड्स निकलेंगे? मॉइस्ट के टाइम निकलेंगे। देख रहे हो कैसे वो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस जो है। आप देखो मानसून में देखोगे, अगर आप ऐसे छोड़ देते हो हरा हरा कुछ दिन में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सही एनवायरनमेंट मिल रहा है वो एक मोल्ड को ग्रो करने के लिए। ठीक है, अब यू सी दिस इन योर ओन हाउस। तो इसलिए डिकम्पोजिशन एक यूनिफॉर्म तरीके से नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि इवेंचुअली आपका एनवायरनमेंट डिसाइड करेगा कि डिकम्पोजिशन का रेट कैसे चल रहा है। गेटिंग इट? गेटिंग इट? मास एक्सटिंक्शन नहीं, आचल, यू जस्ट नीड टू हैव एन अनटच्ड प्लेस विद द राइट एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब फॉर एग्जांपल आपका एकदम ड्राई जगह है, ओके, और आपका क्लाइमेट चेंज भी फैक्टर है। सो मेनी थिंग्स विल डिसाइड की द करेक्ट कंडीशंस फॉर फॉसिल फॉर्मेशन। ओके, चलो अभी पॉपुलेशन देखते हैं। तो पॉपुलेशन में क्राइटेरिया क्या है? सेम स्पीशीज के होने चाहिए, जैसे हम आप हैं, होमो सेपियंस हैं हम सारे। ओके, सो वी आर ऑफ द सेम स्पीशीज। ओके, और हमें एक सेम टाइम पीरियड पे एग्जिस्ट करना है। ठीक है, अभी हम लोग जैसे 2023 में हम लोग साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज जो 1.4 बिलियन, राइट? दो क्राइटेरिया पॉपुलेशन के लिए है। ओके, कम्युनिटी के लिए व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर कम्युनिटी देन? बताइए, कम्युनिटी में क्या होगा? आपका मोहल्ला, उसमें आपके इंडिविजुअल्स के पॉपुलेशन है, यहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, साथ में एक डॉगी भी है, साथ में एक ट्री भी है, साथ में एक स्ट्रीम है जिसमें फिशेस भी है। समझ लो, डिफरेंट स्पीशीज दैट ऑक्यूपाई एन एरिया ड्यूरिंग वन टाइम। समझ लो, लिख लीजिए, डिफरेंट स्पीशीज, ओके, सेम एरिया, सेम टाइम पीरियड, साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं। दिस इज माय कम्युनिटी। आपका मोहल्ला में जो कुछ एग्जिस्ट करता है, आपका कुत्ता बिल्ली है वो सब कुछ, ठीक है। पर कम्युनिटी के हिसाब से अगर आप देखोगे, एनवायरनमेंट के हिसाब से, इनफैक्ट समझने के लिए तो चलो समझ लो कि डिफरेंट स्पीशीज है, पर अगर आप इसको आगे लेके चलोगे, यू विल फाइंड कि कम्युनिटी को हमने दो तरीके से बांटा है, टू फॉर्म्स। ओके, माय मेजर कम्युनिटी एंड माय माइनर कम्युनिटी। और ये बंटवारा जो हुआ है ना गाइस, इतना समझ लो कि इवन तो यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज है, आपका कम्युनिटी का नाम पड़ता है प्लांट स्पीशीज के नाम पे। प्लांट स्पीशीज इज यूज्ड टू नेम द कम्युनिटी। इसको नोट मार्क करके लिखेंगे गाइस, ये पूछा जा सकता है। आई वुड सजेस्ट इसको नोट करके बड़े बड़े इसको अक्षरों में लिखो यहाँ पे, नोट। ओके, प्लांट स्पीशीज के, यस, द डोमिनेंट प्लांट स्पीशीज, करेक्ट। ओके, तो बताओ फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या डेसिडुअस फॉरेस्ट, हम देखते हैं ना, हम जब ज्योग्राफी में पढ़ते हैं हम प्लांट के नाम पे पढ़ते हैं। कभी आपको खंडा क्यों? हम वहाँ पे तो एनिमल के हिसाब से भी पढ़ सकते थे। व्हाई इज इट दैट प्लांट को हम फोकस करें? बिकॉज़ दैट इज द रूल। यू गो अहेड एंड यूज द डोमिनेंट प्लांट स्पीशीज, यूज दिस वर्ड। इनफैक्ट सही टर्म लिख लो यहाँ पे, डोमिनेंट प्लांट स्पीशीज, मतलब जो सबसे ज्यादा पाया जा रहा है उस एरिया में। ठीक है भाई, देख लो मेजर कम्युनिटी कौन सी हो गया? फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है, ये अपनी मेजर कम्युनिटीज हैं। और माइनर कम्युनिटीज क्या है बताइए? माइनर कम्युनिटी क्या होगा? फॉर एग्जांपल अगर आपका लाइकन है, लाइकन प्रेजेंस ऑन डंग, ठीक है, ये हो गया मेरा माइनर कम्युनिटी। ठीक है, लाइकन आप क्या होता है सब सारे कुछ समझेंगे। व्हाट इट?
ये है, इतना ही आपको जानना है साइकोलॉजी का। इसके बाद हम इकोसिस्टम पढ़ेंगे और इकोसिस्टम इज द मेन मुद्दा। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन हमको बताओ, अब हम सवाल ले सकते हैं। अब पूछिए, कोई ऐसा कोई क्वेरी है, शंका है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बताइए, तब तक हैव सम वाटर आल्सो, थोड़ा पानी पीते चलते हैं। ए बायोटिक आर फिजिकल और नॉन फिजिकल और बोथ। लेट्स लुक एट दिस स्लाइड, चलो आपको क्लैरिटी वहीं से आएगी। ए बायोटिक में देखिए क्या क्या है, सॉइल, वाटर, एयर, फायर, एनर्जी, टेंपरेचर। अब देखो एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस थोड़ा सा देखिए, क्योंकि आपको मैं आपको एक पूरा कंप्लीट आंसर यहाँ नहीं दे सकता, व्हाई आई टेल यू। ठीक है, एक मिनट दीजिए मुझे। देखिए, जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, हमें बताया जाता है कि सॉइल इज अ लिविंग थिंग, अ लिविंग एंटिटी, जो कि ट्रू है। ट्रू है कि नहीं? सॉइल इज अ लिविंग एंटिटी, उसका एक लाइफ होता है। सॉइल डिग्रेडेशन एक चीज होता है, सॉइल की प्रोडक्टिविटी होती है, तो उसको मैं एक लिविंग एंटिटी मानता हूं। पर आप एनवायरनमेंट में देखोगे कि आई हैव गॉन अहेड एंड क्लासिफाइड इट अंडर द नॉन लिविंग एंटिटी। तो ये ब्रेकडाउन उतना से स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है फ्रेंड्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड मत समझो कि हाँ ये नॉन लिविंग है, लिविंग है। इट इज टू डू अबाउट द प्रेजेंस ऑफ लाइफ। सॉइल में क्या वो, चलो इंट्रिंसिकली तो एक लाइफ नहीं है उसमें, उसमें वो लाइफ का पैटर्न हम देखते हैं, पर क्या उसमें ऐसा हार्ट बीट है? हमारा डेफिनेशन ऑफ लाइफ है उसमें? नहीं। ठीक है, तो वो ऐसे मत समझो कि ये नॉन लिविंग है, लिविंग है। ज्योग्राफी के स्टैंड पॉइंट से तो आपको फॉर श्योर एग्री करोगे कि सॉइल इज अ लिविंग एंटिटी। ठीक है, पैरासाइट्स एंड डिकम्पोजर्स में डिफरेंस। पैरासाइट्स आर समथिंग दैट रिलाई ऑन अ होस्ट। फॉर एग्जांपल, मैं अपने कॉलेज के दिनों में अपने कोई ऐसा वर्किंग भाई के यहाँ रहने लगूं, ठीक है, दिन भर गेम खेल रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, कुछ काम नहीं कर रहा मैं, हो सकता है कि उसका पैसा ही मैं जला रहा हूँ, तो मैं बन गया एक पैरासाइट। ठीक है, मैं एक होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। डिकम्पोजर क्या होता है? वो एक डेड चीज को ऐसे उसके ऊपर उसको खाना खाता है, उसको ब्रेक डाउन करता है। तो यहाँ पे मेरा भाई डेड नहीं है ना, जिंदा है ना, तो मैं उसके लिए डिकम्पोजर नहीं हूँ, बस पैरासाइट हूँ। ठीक है, गेट इट? और डिकम्पोजर क्या, इवेंचुअली एक डेड एंटिटी चाहिए, वो लाइव एंटिटी को अगर खा रहा है तो वो डिकम्पोजर नहीं कहलाएगा। ओके राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन एड वन स्लाइड, उसके बाद हम आपको 2-3 स्लाइड्स आराम से दिखाएंगे। एक मिनट फ्रेंड्स, चलो वंस यू अंडरस्टूड दिस इकोलॉजी, अगर आपने समझ लिया है, क्योंकि बेसिक हम समझ रहे हैं, तो अब हम समझते हैं थोड़ा सा इकोसिस्टम के बारे में। आपको ब्लैक दिख रहा था, गुड। लेट्स अंडरस्टैंड इकोसिस्टम। यहां से आपका देखोगे सिलेबस एक तरीके से शुरू हो रहा है। ठीक है, वो जो आपने पढ़ा था वो आपके 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी का ही इसे बेसिकली एक तरीके से कंटिन्यूएशन था। ओके, अब हम देखेंगे इकोसिस्टम। इफ वी गो बैक टू आवर, ये जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया था, क्या हम कह सकते हैं कि सेवरल इकोसिस्टम्स टुगेदर विल मेक माय बायोम एंड बायोस्फीयर? काफी इकोसिस्टम्स मिलके ही मेरा बायोस्फीयर बनाएंगे। इकोसिस्टम होता क्या है? आपकी हथेली पे एक इकोसिस्टम है, ठीक है, आपके सिर पे जैसे मेरे बाल झड़ रहे हैं, हाँ, तो मतलब क्या यहाँ पे एक सेपरेट इकोसिस्टम है। देयर इज सम बैक्टीरिया, सम वायरस, सम लिविंग एंटिटी दैट इज लिविंग इट्स ओन लाइफ, उसका अपना कुछ चल रहा है उधर, एंड कुछ अलग इकोसिस्टम होता है। यू गेटिंग इट? इकोसिस्टम इज द लोकल लाइफ लेवल। तो आप देखो उसका डेफिनेशन हम देखते हैं। सबसे पहले लिखो, मेनी इकोसिस्टम्स मेक बायोम प्लस बायोस्फीयर। इनसे ही बनता है ये सारा कुछ। ठीक है, और दूसरा पॉइंट लिखिए यहाँ इकोसिस्टम के लिए, लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, कि यहाँ पे आपका लिविंग कंपोनेंट्स है, लिविंग कंपोनेंट्स प्लस नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ओके, बस यही कर रहा है ये लिखो, लिविंग कंपोनेंट्स प्लस नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक है, और ये साथ में एग्जिस्ट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, और दे आर एक्सचेंजिंग सम मटेरियल। मैंने यहाँ मैटर नहीं लिखा है, एनर्जी नहीं लिखा है, मटेरियल। क्या मटेरियल हम समझेंगे? Isn't this the environment? Environment क्या था? Let's go back. Environment is my non-living plus living, and then they define my ecosystem. I remember I told you कि environment is just इन दोनों का coexistence. और उसके बाद जो रिलेशनशिप उन दोनों के बीच है कि वो शायद से एनर्जी शेयर करते हैं क्या, हाँ, खाना शेयर करते हैं क्या, उससे हम डिफाइन करेंगे कि मेरा हैबिटेट बनता है या इकोसिस्टम बनता है। एनवायरमेंट इज जस्ट द प्रेजेंस ऑफ नॉन लिविंग एंड लिविंग। इकोसिस्टम क्या है? प्रेजेंस प्लस दोनों का रिलेशनशिप है, नहीं है, उसके बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे मेरा किस तरह का इकोसिस्टम बन रहा है। एनवायरमेंट इज द ब्रॉडर टर्म ऑब्वियसली, इकोसिस्टम इज योर सिनेरियो टर्म। ओके राइट, चलो, सो ये इन दोनों के बीच में एक्सचेंज कुछ चल रहा है। ओके, गेटिंग इट? एक मिनट, एनवायरमेंट इज ब्रॉडर टर्म, ओके ठीक है, यू गेटिंग इट मोर और लेस। चलो, तो अब मेरे लिविंग कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? एक जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ। ऐसा नहीं कि आपने खिचड़ी बनाया तो आप ऑटोट्रॉफ हो गए, नहीं। ठीक है, वो खिचड़ी का भी जो दाल चावल जो भी है पल्सेस है वो कहीं से आया है, वो आपने तो अपने ऐसे ऐसे जादू से तो प्रकट नहीं किया। करेक्ट, सो ऑटोट्रॉफ्स आर माय प्लांट्स हु क्रिएट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ फूड। ठीक है, मुझे बताओ क्या सिर्फ प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉफ? कोई ऐसा एनिमल वाला भी है जो अपना खाना खुद बनाता है? मुझे बताइए, कोई ऐसा एनिमल कैटेगरी का भी है? कौन सा है? एल्गे, करेक्ट, गुड। देखो फ्रेंड्स, अब थोड़ा जाओ, लिखो पहले यहाँ पे, एल्गे भी होता है जो आपके प्लांट में आपसे रफली नहीं कैटेगराइज करते हो, माइक्रोस्कोपिक एल्गे। ठीक है, एल्गे माइक्रोस्कोपिक छोटा वाला। थोड़ा वापस जाओ फ्रेंड्स, इतने समोटा, एक मिनट, लायन अपना खाना कैसे बनाता है? क्या बोल रहे हो समझ भाई? लायन तो इवेंचुअली हिरन को खा रहा है, हिरन भी इवेंचुअली प्लांट को खा रहा है। ठीक है, तो वो नहीं हुआ ना, आपको अपना खाना खुद क्या फोटोसिंथेसिस कर सकते हो? नहीं तो फिर नहीं। ओके, नाउ ये हो गया ऑटोट्रॉफ। अब हम और आप क्या है? उसको हम और आपको कहेंगे हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ मतलब हमारे फूड के सोर्सेज वेरीड हैं, हम प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ह्यूमंस, ये हो गया हेटेरोट्रॉफ। ओके, और एक दूसरा तरीका जो हमने अभी डिस्कस किया, जो कि डेड वाले हैं, जो डिकम्पोजर्स हैं, जो डेड को खाते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं सैप्रोट्रॉफ। सैप्रो का अर्थ ही होता है डेड। इंग्लिश का अगर आप लोगों ने किसी ने मेरे साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्लास किया होगा तो मैंने आपको बताया था ना रूट वर्ड्स के बारे में, तो उसमें देखोगे सैप्रो मीनिंग ही है डेड, नॉन लिविंग कौन कहते हैं? सैप्रो। ठीक है, सैप्रोट्रॉफ्स या ऑस्मोट्रॉफ्स या ड्यूटेरोट्रॉफ्स भी कहते हैं। सैप्रोट्रॉफ्स इज कॉमनली यूज्ड। ये मैंने आपको पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया होगा जो लोग नहीं पढ़े डोंट वरी, अभी तो आपका प्रीलिम्स में टाइम है, साथ में पढ़ेंगे। ओके चलिए, तो हमने अपने यहाँ डिफाइन कर दिया अपने लिविंग कंपोनेंट्स के बारे में। अब मुझे बताओ 2-3 शब्द गाइस जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वंस यू अंडरस्टूड इकोसिस्टम, एक दो टर्म जो आपको रेगुलरली पूछा जाता है एग्जामिनेशन में इसी से रिलेटेड। एक टर्म है इकोटोन, काफी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, इनफैक्ट किसी भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट को जो एक बार अटेम्प्ट देके आया है उसके मुंह पे रहता है ये शब्द इकोटोन। ओके, तो व्हाट इज एन इकोटोन? हमको बताइए थोड़ा, 2-3 शब्द देखेंगे जल्दी से। इकोटोन, इकोक्लाइन, ये सब डिफरेंसेस देखते हैं। चलो
इकोटोन एंड इकोक्लाइन। क्या होता है इकोटोन एंड ट्रांजिशनल जोन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट इकोसिस्टम्स, इकोसिस्टम्स का ट्रांजिशन को हम इकोटोन कहेंगे। बहुत बढ़िया। इकोक्लाइन क्या होगा? इकोक्लाइन क्या होगा फिर बताइए फ्रेंड्स, देन विल डू इट वन बाय वन। ये इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे फ्रेंड्स आप प्लीज, ये बहुत ही क्रिटिकल है आपके इसमें। लिखिए यहाँ पे इकोटोन, जैसे आप लोगों ने सही कहा, एक ट्रांजिशन एरिया या जोन कहते हैं, ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू इकोसिस्टम्स। अब देखो, क्या सिर्फ इकोसिस्टम्स के बीच में मेरा इकोटोन होता है? फॉर एग्जांपल आप देखोगे मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स, हाँ लेट्स कंसीडर, चलिए यहाँ पे एक साइड पे मेरा लैंड है, यहाँ पे ये मेरा मैंग्रोव्स है, और फिर मेरा ओशन है। मुझे बताओ, लैंड का इकोसिस्टम और ओशन का इकोसिस्टम एकदम अलग अलग होगा ना? करेक्ट? यहाँ पे आपके से बकरी, गाय, भैंस सब कुछ है, यहाँ पे आपके वेल्स, क्रस्टेशियंस, फाइटोप्लैंक्टन, ये सब है। अलग अलग हमारे कम्युनिटीज एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका रिलेशनशिप अलग अलग है। मतलब क्या, इसका इकोसिस्टम अगर E1, इसका इकोसिस्टम अगर E2, तो मेरा ये जो ट्रांजिशन जोन है, जैसे आप लैंड से ओशन की तरफ जाओगे, ये ट्रांजिशन जोन बना, तो इसको हम कहते हैं इकोटोन। ठीक है, अब आप देखो सिंपल तरीके से, क्योंकि ये ट्रांजिशन जोन है, तो इसको इसका भी से थोड़ा बहुत फायदा मिलता है। करेक्ट? यहाँ पे आप देखोगे फॉर एग्जांपल सुंदरबंस में, वहाँ पे आप देखोगे रॉयल बंगाल टाइगर भी मिलता है, लैंड का सबसे एपेक्स स्पीशीज रॉयल बंगाल टाइगर भी मिलता है, गोल्डन महासीर भी मिलता है, जो एक बहुत अच्छा, बहुत से वैल्यूड फिश है। हाँ, तो दोनों साइड का आपको जो टॉपर है ना, वो यहाँ पे आएंगे। IIT एक तरीके से, आर यू गेटिंग इट? लैंड में जो मेरा एपेक्स स्पीशीज होगा और ओशन का जो एपेक्स स्पीशीज होगा, वो मुझे दोनों इकोटोन में मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जोन होता है हाई प्रोडक्टिविटी का। क्यों होता है हाई प्रोडक्टिविटी? क्योंकि इसके पास लैंड का भी फीचर होता है, ओशन का भी फीचर होता है। आर यू गेटिंग? IIT KGP, वेरी गुड राजदीप, बढ़िया। देन यू आर वन ऑफ दोस, यू आर इन द इकोटोन। आर यू गेटिंग? मैंग्रोव्स कैन इटसेल्फ आल्सो बी कॉल्ड एन इकोसिस्टम, वेरी नाइस, गुड अरुणिमा। मैंग्रोव्स का अपना भी तो इकोसिस्टम होगा, जिसे हम E3 कह सकते हैं। यहाँ पे भी जो डिफरेंट स्पीशीज है, उनका एक रिलेशनशिप है, उनके बीच में शायद मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। मटेरियल एक्सचेंज का अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये एक ट्री है, यहाँ पे एक हनी का ये गुच्छा है, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये टाइगर घूम रहा है, मान लो, थिंक ऑफ इट एज द टाइगर। ओके, क्या इन दोनों के बीच में कोई मटेरियल एक्सचेंज डायरेक्टली हो रहा है? बताइए, क्या टाइगर जाके कभी हनी खाएगा? नहीं। करेक्ट? पर क्या टाइगर जाके हिरन खाएगा? मान लो यहाँ पे डियर घूम रहा है, ऑफ कोर्स इसको खाएगा। हाँ? टाइगर अगर यहाँ भालू घूम रहा है, बच्चा भालू, उसको खाने की कोशिश करेगा? क्यों नहीं कोशिश करेगा? क्या भालू इस पर्टिकुलर से बी हाइव को कभी खाता होगा? फॉर श्योर खाता होगा। तो देख रहे हो, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में ये जो फूड रिलेशनशिप है, जिससे आप एनर्जी बांट रहे हो, हम खाना खाते हैं क्यों? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। सो सेम वे यू आर गेटिंग एनर्जी। ऐसे समझो, थोड़ा और इसको ब्रेक डाउन करते हैं फ्रेंड्स। ऐसे देखो, ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ इज कमिंग फ्रॉम माय सन। फॉरगेट माय प्राइमोर्डियल हीट, माय रेडिएटिव डिके, जो कि अर्थ के इंटीरियर में चल रहा है, उसको थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं, वो ज्योग्राफी का है। ठीक है, पर क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी? सन से मेरा रेडिएशन आया, हां, यहां पे मेरा ट्री है, ट्री ने इस एनर्जी को कैप्चर किया और से फूड बनाया, हां, पत्ते बनाए, प्लांट्स बनाए, फ्रूट्स बनाया, इवेंचुअली हिरन आया, डियर कम्स। क्या हुआ यहाँ पे? मान लीजिए आपका यहाँ पे एक एनर्जी आया था E1, फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स ऑफ सनलाइट का इसने यूज करके 50 यूनिट का खाना बना दिया। ठीक है, 50 यूनिट तो अपने सस्टेनेंस में गया, 50 यूनिट का खाना बनाया। उसके बाद डियर ने उसको खाया, डियर को कितना मिला? फॉर एग्जांपल 40। ठीक है, फिर डियर को मान लो टाइगर ने खाया, टाइगर को मिला 30। टाइगर को फॉर एग्जांपल आपने जाके गोली मार दिया, चलो आप तो खाओगे नहीं, पर डिकम्पोजर्स ने इसको फिर फाइनली खाया, चलो सैप्रोफाइट्स है, डिकम्पोजर इसको खाए, इवेंचुअली इसको रूट का सिस्टम बना दिया और ये वापस एंटर कर गया ट्री के साइकिल में। इसको हम क्या कहते हैं? व्हाट इज दिस एंटायर रिलेशनशिप? सन से एनर्जी आके इवेंचुअली टाइगर तक आना, फॉर एग्जांपल जैकल ने खाया होता, जैकल ने टाइगर को खाया होता, ये जो लंबा रिलेशनशिप चला, इसको क्या कहते हैं? दिस इज द साइकिल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। देखो आप इवेंचुअली क्या हो रहा है, खाना खाने से क्या कर रहे हो? एनर्जी ले रहे हो। 10% ऑफ द एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड, वो होता है एनर्जी लॉस। सिंपल, करेक्ट? दिस एंटायर साइकिल इज कॉल्ड एज द एनर्जी साइकिल एंड दिस रिलेशनशिप बिटवीन A B C D E F इज द फूड चेन। फूड चेन, तभी तो हम कहते हैं टाइगर को एपेक्स प्रेडेटर। आप देखोगे PIB के आर्टिकल्स में ये यूज किया जाता है, एपेक्स प्रेडेटर। मतलब क्या है कि इसको खाने वाला कोई है नहीं, टाइगर कांट बी ईटन, टाइगर खाएगा ही, उसको खाने वाला बस सैप्रोफाइट है, जो कि वो उसके लिए टाइगर को मरना पड़ेगा। करेक्ट? एपेक्स प्रेडेटर हम कहते हैं क्यों? क्योंकि ये बन जाता है हमारा कीस्टोन स्पीशीज। अब देखो इसका अर्थ क्या होता है, कीस्टोन स्पीशीज का अर्थ हम सारे कुछ देखेंगे गाइस। मैं आपको जनरल आइडिया दे रहा हूं आज। कीस्टोन स्पीशीज क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज का रोल इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके ऊपर प्लांट्स, एनिमल्स सब कुछ निर्भर है। अ जंगल कांट बी आत्मनिर्भर। ओके, फॉर अ जंगल टू बी आत्मनिर्भर इट नीड्स टू हैव ऑल ऑफ दीस एंटिटीज टुगेदर। आप फॉर एग्जांपल सोचो फ्रेंड्स, इंडिया में बहुत फॉरेस्ट हैं, भरे पड़े हैं ना फॉरेस्ट से। मैं लिखाऊंगा, कश्मीर लिखाऊंगा, सोचो बस एक मिनट, देखो इतने फॉरेस्ट हैं हमारे यहाँ, ठीक है, पर व्हाई इज इट कि टाइगर कुछ ही फॉरेस्ट में मिलता है? क्यों? जो टाइगर अपना टाइगर कॉरिडोर एस्टैब्लिश करते हैं, आपने ये शब्द सुना है, टाइगर कॉरिडोर? हाँ, ये कॉरिडोर टाइगर क्यों एस्टैब्लिश करता है? फॉर एग्जांपल मान लो ये इस एरिया में था, फिर आप देख रहे हो कि कॉरिडोर है और फिर वो इस एरिया में जा रहा है। यहाँ पे ऐसा क्या लैकिंग है? इस एरिया में क्या लैकिंग है ऐसा कि यहाँ पे वो नहीं खाता, पॉइंट ए से पॉइंट बी ही चला जाता है? एलिफेंट्स भी यही करते हैं, एलिफेंट कॉरिडोर बनते हैं हमारे। क्यों? काफी कुछ। आप सोचो, टाइगर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर आप शेर होते आपको क्या क्या चाहिए? पहला बात, खाने को, मतलब आपको चाहिए प्रे बेस, एक सूटेबल नंबर ऑफ प्रे बेस चाहिए आपको। अब पूरे जंगल में एक हिरन है और 5 टाइगर हैं, तो कैसे होगा? दूसरा, वाटर अवेलेबिलिटी, खाने के बाद तो पानी भी पिएगा वो। करेक्ट? तीसरा, आप जानते हो टाइगर है मेरा कैट, हाँ कैट है वो, तो इवेंचुअली वो टेरिटोरियल इन नेचर होता है, मतलब उसको एक पर्टिकुलर एरिया चाहिए जो अपना वो कह सके। वहां पे कोई और टाइगर का स्मेल आ गया अगर उसको, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होगा। यू रियलाइज टाइगर का भी अपना एक क्षेत्र होता है, वो उसको क्रॉस नहीं करेगा, और अगर क्रॉस किया तो आप देखोगे डॉक्यूमेंट्रीज में भी आपने देखा होगा, इट इज टू डू विद कि मैं अपना टेरिटरी एक्सपैंड कर रहा हूं, आई एम चैलेंजिंग द टाइगर ऑफ द अदर टेरिटरी। इट इज नॉट अवेलेबल इन द बुक, थोड़ा सा सीखो, हर चीज बुक में थोड़ी ना होगा। खराई कैमल का क्वेश्चन किसी बुक में नहीं था, ठीक है, हर साल ऐसे सवाल आते हैं, विच इज माय जनरल अवेयरनेस आपका होना चाहिए। ठीक, जनरल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आंख कान खुला रखो, क्योंकि एनवायरमेंट किताब से नहीं सीख सकते आप। ठीक है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं कीस्टोन स्पीशीज, क्योंकि इसके लिए कुछ कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे मेरा पूरा कुछ फॉरेस्ट का एक सैंक्टिटी डिफाइन होता है। मेरा फॉरेस्ट कितना रिच है वो कैसे पता चलता है? अगर टाइगर है उसमें,
मतलब क्यों? टाइगर है मतलब क्या? प्ले बेस है, पानी का अवेलेबिलिटी है, सफिशिएंट बड़ा है, टेरिटरी है, तभी तो टाइगर एग्जिस्ट करता है। अभी 2 स्क्वायर किलोमीटर का नेशनल पार्क में थोड़ी ना टाइगर होगा। करेक्ट? ओके, चलिए इसमें भी लिखने का कुछ ऐसा आपको था नहीं। नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड। ये कर लिया, लेट्स गो फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टॉपिक। इकोक्लाइन मैंने आपको नहीं बताया, तो इकोक्लाइन पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, दोनों चीज देखेंगे। इकोटोन तो आपने समझा, इकोक्लाइन देखो। ठीक है, इसमें 1-2 पॉइंट लिखेंगे प्लीज। इकोक्लाइन में 1-2 पॉइंट लिखिए। ओके, इसमें लिखो इकोक्लाइन इज द फिजियोकेमिकल ग्रेडियंट। फिजियोकेमिकल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या होता है? समथिंग दैट चेंजेस विद डिस्टेंस। फिजियोकेमिकल ग्रेडियंट, ओके, ऑफ अ trait of species across a geographical area। ये लिख लीजिए पहले, फिर मैं आपको समझाता हूँ। बहुत इजी है गाइस, आप समझ जाओगे। ओके, of a trait of species across a example, salinity change, temperature change। एग्जांपल भी आपको बताऊंगा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लीजिए क्या क्या है। इधर आपका सैलिनिटी चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, या फिर डेंसिटी चेंज होगा, करेक्टिविटी डेंसिटी भी चेंज होगा, या वेरिएंस डेंसिटी वेरिएशन, सॉरी। ओके, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ इकोक्लाइन का। देखिए हम ट्रेट की बात कर रहे हैं। ट्रेट क्या होता है फ्रेंड्स? जेनेटिक्स में ट्रेट क्या होता है? मैंने आपको कल बताया था। क्या देखोगे आपके फादर एक पर्टिकुलर टाइप से स्नीज करते हैं, या उनके कुछ क्वर्क्स हैं जो आप में भी हैं, या पर्टिकुलर आपकी आईज बुरी है, आपकी मदर की आईज बुरी है, तो वो क्या है? द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स इज माय ट्रेट। द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स, क्रोमोसोम जब मिलते हैं, एक्स वाई एक्स एक्स जब मिलते हैं, उसके बाद जो मेरा जेनेटिक मेकअप होता है उससे मेरे ट्रेट्स डिफाइन होते हैं कि मेरा नाक लंबा होगा, कान कैसे होंगे, हेयर लाइन रिसीड होगा कि नहीं होगा, डायबिटीज होगा कि नहीं होगा, ऑल ऑफ दैट। सो व्हाट इज ट्रेट इन द सेंस? एक एग्जांपल देखो। आप में से कितने लोगों का ब्लड ग्रुप बी से रिलेटेड है? बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, कितने लोग हैं इस क्लास में? कितने लोग हैं? बी वाले बहुत होंगे। क्यों मैं बता रहा हूं? अब देखो, व्हेन यू कंपेयर से वेस्टर्न वर्ल्ड वर्सेस हम लोग, यू विल फाइंड कि हमारे यहाँ बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव की संख्या ज्यादा है, whereas say in the western world people with B के blood groups are relatively lesser in number। क्यों? ऐसा क्यों? Because this is the ecocline that is observed across blood groups। देखिए इसको एग्जांपल के तौर पे, B blood group, okay, frequent in areas outside say Europe and US। B blood group ज्यादा मिलता है, ठीक है। अब क्यों हुआ ये? What is the reason? लिख लीजिए यहाँ पे, the reason it is due to genetic shifting। क्या है जेनेटिक शिफ्टिंग? इवेंचुअली आपका ब्लड ग्रुप कैसे डिफाइन होता है? बेस्ड ऑन द ब्लड ग्रुप ऑफ योर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप कैसे डिफाइन हुआ? बेस्ड ऑन द ब्लड ग्रुप ऑफ द ग्रैंडपेरेंट्स। करेक्ट? सो व्हाट यू फाइंड इज दैट इन आवर केस ओवर हिस्ट्री इट हैज प्लेड आउट सच, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है कि वी हैव गिवन राइज टू मोर ऑफ द बी नंबर्स व्हेयरएज लेसर ऑफ द ओ, लेसर ऑफ द एबी और द ए। हिस्टोरिकल एवोल्यूशन है ये, जेनेटिक एवोल्यूशन कहते हैं गाइस। फॉर एग्जांपल हम लोगों का से इंडियन मेन यू विल सी हैव प्रॉब्लम्स विद हेयर, हां, और यू विल सी अफ्रीका वेस्टर्न लड़के लड़कियां बिकॉज़ ऑफ फेयर होते हैं, उनके फ्रेकल्स दिखते हैं, ऐसे काले काले छोटे-छोटे डॉट होते हैं, बहुत फेयर होते हैं वो। ठीक है, तो व्हाई हैज दैट हैपेंड? बिकॉज़ ऑफ द क्लाइमेट, बिकॉज़ ऑफ द जेनेटिक मेकअप दैट हैज कैरीड फॉरवर्ड ओवर द इयर्स। क्लाइमेट ऑब्वियसली नंबर 1, क्योंकि मेलानिन कंटेंट उसी से डिटरमाइन हो रहा है, पर नंबर 2 आल्सो बिकॉज़ उस तरह के लोगों ने ज्यादा प्रोक्रिएट किया है टुगेदर। समझ लो? तो दिस हैज हैपेंड व्हाई? बिकॉज़ ऑफ द जेनेटिक मेकअप ओवर सेंचुरीज। एवोल्यूशन प्रोसेस ही ऐसा था कि अब इन 2023 वी हैव मोर बीज देन से एनी अदर ब्लड ग्रुप। तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज माय इकोक्लाइन दैट इज गेटिंग फॉर्म्ड। एक ट्रेट ऑफ अ स्पीशीज, सिमिलर स्पीशीज का एक ट्रेट है जो डिफर कर रहा है ओवर एन एरिया। अर्थ के केसेस में देखोगे तो बिकॉज़ ऑफ दिस इज हैपनिंग। क्लियर? बताइए, बताओ फ्रेंड्स, बताओ बताओ बताओ। डिजीज आल्सो वेरियस रीजंस, काफी रीजंस होंगे ना इसके लिए। इवेंचुअली फॉर यू टू हैव से बुरा आईज या बी प्लस या बी नेगेटिव, आप अगर अपना फैमिली ट्री देखोगे पिछले से 3-4 जनरेशंस का, you will be able to trace that the number of B positives or B negative, अगर ये information मिला आपको, you will see it is happening because of the marriage of two people who are giving rise to a B। It is a matter of chance, but it has happened। Not clear sir, what is ecocline? Ecocline एक trait है जो वेरी करता है एक एरिया में, और वो ट्रेट क्यों वेरी करता है? 2 रीजंस के चलते। एक कि अगर आपका वाटर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर ये सब मैटर करे, अंग्रेजों का फ्रेकल्स, हमारा फ्रेकल्स नहीं होता, और दूसरा जेनेटिक शिफ्टिंग के चलते कि हमारा सोच सिचुएशन एवोल्यूशन ऐसे निकला है कि आज हमारे पास B पॉजिटिव या B नेगेटिव ज्यादा है। यही है इकोक्लाइन। समझ रहे हो? इकोक्लाइन इज द चेंज दैट यू आर ऑब्जर्विंग अक्रॉस एन एरिया इन अ फिजिकल ट्रेट। आपका कुछ ऐसा अलग होगा। इकोक्लाइन इज द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट। गेटिंग इट? You will, that is a very bad thing to say, you shouldn't say that। मतलब वो कहते नहीं है, वो जानते हो रेसिस्ट स्टैंडर्ड हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोक्लाइन हो गया? क्लियर है? अगर ये सबको तो फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इकोटोन और इकोक्लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे इकोक्लाइन हमने लिख लिया, यहाँ पे लिख लीजिए एज इफेक्ट। इकोटोन के अंदर एक चीज हमेशा डिस्कस नहीं किया, वो है एज इफेक्ट। वो लिख लो, व्हाट इज एज इफेक्ट? बताओ फ्रेंड्स, क्या होता है एज इफेक्ट? एज इफेक्ट मैंने क्या बताया आपको? एक साइड पे लैंड है, एक साइड पे ओशन है, बीच का एरिया बन रहा मेरा इकोटोन। मतलब यहाँ पे मुझे स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि दोनों साइड के स्पीशीज आएंगे। करेक्ट? स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा होगा, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा। ठीक है, प्रोडक्टिविटी मतलब कितना सामान बन रहा है, एनर्जी कितना क्रिएट कर रहा है, वो ज्यादा होगा। तो ये जो चीज बन रहा है ना, दोनों साइड का बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स इसको जो मिल रहा है, इसको हम कहते हैं एज इफेक्ट। हाई डाइवर्सिटी, हाई एनर्जी क्रिएशन, ओके, मोर प्रोडक्टिविटी, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इकोटोन। ऋषभ रिपीट, ओके, लेट्स गेट इट। ऋषभ ये देखो, जैसे मैंने समझाया आपको, फॉर एग्जांपल लैंड है यहाँ पे, ओके, और इधर में मेरा ओशन है। ठीक है, या ये अगर इससे नहीं समझ रहे तो ऐसे समझो। फॉर एग्जांपल ये हिमालयाज है, ये मेरा गंगा प्लेन्स है। ठीक है, दोनों का मेरा इकोसिस्टम अलग अलग होगा फ्रेंड्स। बताइए, दोनों का इकोसिस्टम अलग अलग होगा, पर अगर बीच का एरिया आप देखो, फॉर एग्जांपल तेरा एरिया, अब ज्योग्राफी थोड़ा कोई हाथों पे रहना चाहिए अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो। ठीक है, आई कांट बी एक्सप्लेन कि तेरा क्या है, भबर क्या है, भंगर क्या है, वो बोरिंग हो जाएगा क्लास। ठीक है, एक साइड पे हिमालयन इकोसिस्टम है आपका, मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका याक, हाँ, और जो जो सारे आपको मिल रहे हैं, क्लाउडेड लेपर्ड एग्जांपल्स, सारे कुछ यहाँ मिल रहे हैं। गंगा प्लेन्स में फॉर एग्जांपल आपको मिल रहा है टाइगर, हाँ, यू आर गेटिंग से नीलगाय।
ठीक है, तो तेराई में क्या देखोगे कि आपको यहाँ का भी स्पीशीज डाइवर्सिटी दिखेगा, यहाँ का भी दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये एक इकोटोन एरिया है, दोनों एरियाज के बीच का बेस्ट इसको मिल रहा है। ओके, और साथ ही आप देखोगे कि इस एरिया में प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी एज कंपेयर टू हिमालयाज और गंगा प्लेन्स, मेरा तेराई का प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा। तो इस प्रोडक्टिविटी ज्यादा होना, स्पीशीज डाइवर्सिटी को ऑब्जर्व करना एक पर्टिकुलर एरिया में, जो कि एक बॉर्डर एरिया है दो पर्टिकुलर इकोसिस्टम्स का, उसको हम कहते हैं एज इफेक्ट। ठीक है, उस इफेक्ट को कहते हैं एज इफेक्ट और उस एरिया को कहते हैं इकोटोन। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, करेक्ट, दिस इज इट। ये देखो दोनों हाथ में लड्डू है इकोटोन के, लिखिए इसको, बेस्ट ऑफ बोथ द इकोसिस्टम्स। इसलिए तो इनको बहुत हाई प्रोडक्टिविटी होता है क्योंकि दोनों साइड का इनको फायदा मिल रहा है। गॉट इट सर? इकोक्लाइन रिपीट, इकोक्लाइन तो ये तो सिंपल आपका ट्रेट जो वेरी करता है फ्रेंड्स, दैट इज ऑल। आप लंबे हो, छोटे हो, गोरे हो, काले हो, ठीक है, आपकी आंखें इंडिया में देखोगे कि नीली आंखें बहुत कम मिलती हैं, वहां पे आप वेस्ट में देखोगे, रशिया में देखोगे नीली आंखें ज्यादा दिख जाती हैं, यूरोप में नीली आंखें ज्यादा दिखती हैं। व्हाई इज दैट? बिकॉज इवेंचुअली इट इज टू डू विद द मिक्सिंग ऑफ द जीन्स एंड दस यू फाइंड दैट मे बी हो सकता है कि आपका नीली आंख और नीला आंख पे ज्यादा शादी किया हो, या नीला आंख में बहुत जगह अपना से स्पर्म डिस्पर्सल किया है जिसकी वजह से मोर नंबर ऑफ नीला पीपल फाउंड देयर। ब्लॉन्ड हेयर उधर ज्यादा मिलता है, हमारे ब्लैक मिलता है, थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो गया था बस। या फिर सोचो अफगानिस्तान में व्हाई डू हैव से ब्राउन हेयर ज्यादा, क्यों वहां ब्लॉन्ड क्यों नहीं होते? क्या है? इकोक्लाइन डेवलप हो रहा है, मेरा एक जोन ऑफ ट्रांजिशन बन रहा है फिजिकल ट्रेट्स का। फिजियोकेमिकल ग्रेडियंट, फिजियोकेमिकल क्या होता है? मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी भी है, केमिकल प्रॉपर्टी भी है, और ग्रेडियंट मतलब इन दोनों के चलते मेरा ट्रेट वेरी कर रहा है ओवर डिस्टेंस। टेंपरेचर ग्रेडियंट क्या होता है फ्रेंड्स? एक पर्टिकुलर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मेरा टेंपरेचर कैसे चेंज कर रहा है, दैट इज टेंपरेचर ग्रेडियंट। मतलब ग्रेडियंट का प्राइमरी रूल क्या है कि समथिंग इज चेंजिंग ओवर टाइम, कुछ एंटिटीज इज चेंजिंग ओवर टाइम। नाउ इट कुड बी टेंपरेचर, सैलिनिटी, डेंसिटी, प्रेशर, कुछ भी हो सकता है। तो फिजियोकेमिकल क्या हुआ? आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों चेंज कर रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या? फॉर एग्जांपल आपका से द नेसेसरी कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या है बताइए, चलो आप ही बताओ, मेरे को कंफ्यूज कर दिया आपको। बताओ मुझे फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या है? हाइट, variations of eye color, blood group, all of that, plus your chemical, salinity, temperature, density, all of that is changing over a particular area. That is my physio biological या physio chemical gradient that is getting created. बस कितना डिफिकल्टी है? कोई एक ट्रेट वेरी कर रहा है, ट्रेट समझो, कीवर्ड पता है, यहाँ आइडेंटिफाई करना है आपको ट्रेट। मेरा ट्रेट वेरी कर रहा है। ट्रेट क्या होता है? आपका एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक्स, इसको लिखिए यहाँ पे, एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आप लंबे हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, खत्म है, खराब है, आपको डायबिटीज है, नहीं है, ऑल ऑफ दैट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स यू हैव इनहेरिटेड, जो आपको मिला है। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक मेकअप, ये है ट्रेट। व्हाई वी नॉट कंसीडर लायन एज द एपेक्स प्रेडेटर? लायन अपने इकोसिस्टम का एपेक्स प्रेडेटर है। शिवम, गिर के फॉरेस्ट में एपेक्स प्रेडेटर कौन होगा? हमको बताओ। ये देखिए, सिर्फ लायन नहीं, सिर्फ लायन और टाइगर नहीं है फ्रेंड्स, ऐसे देखो, थोड़ी बेसिक समझ क्लियर करेंगे। ओके, अफ्रीका के फॉरेस्ट में, सेरेंगेटी में फॉर एग्जांपल, सेरेंगेटी कौन से कंट्री में? सेरेंगेटी कौन से कंट्री में? सेरेंगेटी बताओ मुझे, कौन से कंट्री में? कीनिया, तंजानिया? कीनिया, तंजानिया कहाँ पे? जिम्बाब्वे, नामीबिया, चार एग्जांपल में, चार ये ऑप्शन दे रहा हूं आपको, कीनिया, तंजानिया, जिम्बाब्वे, नामीबिया। मुझे बताओ किधर है सेरेंगेटी या नोटा? कहीं नहीं, कहीं और है। तंजानिया, ठीक। नाउ टेल मी, सेरेंगेटी में मेरा एपेक्स प्रेडेटर क्या बनता है? मुझे बताओ, सेरेंगेटी में मेरा एपेक्स प्रेडेटर क्या होगा? या जम्मू एंड कश्मीर चले जाइए आप, ओके, वहां पे यू हैव नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वहां पे मेरा एपेक्स प्रेडेटर क्या है? वहां पे तो ना टाइगर है ना लायन है, तो फिर वहां पे कौन है मेरा एपेक्स प्रेडेटर? वेस्टर्न हिमालयाज में वहां तो लायन नहीं है फ्रेंड्स, वहां तो मेरा स्नो लेपर्ड। तो देख रहे हो, जिसके ऊपर उस इकोसिस्टम में कोई है नहीं, जिसको कि अगर आपको मतलब कंट्रोल करना पड़े तो ओनली वे से आप उसको गोली मारोगे, स्नो लेपर्ड। अब मुझे बताओ, झारखंड के फॉरेस्ट में, ठीक है, झारखंड के फॉरेस्ट में, ठीक है, फॉर एग्जांपल गलमा फॉरेस्ट, यहाँ पे ना आपका टाइगर है ना लायन है, तो यहाँ पे एपेक्स कौन है मेरा? एपेक्स स्पीशीज में कहूंगा, कीस्टोन स्पीशीज अगर कहूं, एलिफेंट। देखो यहाँ पे हर्बीवोर है आपका एपेक्स, प्रेडेटर नहीं कहेंगे, इट बिकम्स माय एपेक्स स्पीशीज। देख रहे हो, जिसके ऊपर कोई नहीं है, जो बॉस है अपने एरिया का, ऐसे समझो। इन पूरा ज्योग्राफी का हमारा, आप अगर प्रिंसली स्टेट्स में तोड़ोगे ना, जैसे हिस्ट्री में तोड़ते हो, तो सब जगह के प्रिंसेस अलग अलग थे ना, सबका अपना अपना क्वालिटी था, सबका अपना अपना पावर था। सेम चीज इनका भी प्रिंसली स्टेट्स चल रहा है और इनके भी अलग अलग प्रिंसेस हैं। कुछ फॉरेस्ट में लायन वहां पे एपेक्स प्रेडेटर है, कुछ फॉरेस्ट में टाइगर एपेक्स प्रेडेटर है, कुछ फॉरेस्ट में देखोगे एलिफेंट है मेरा एपेक्स प्रेडेटर, कहीं पे मेरा क्लाउडेड लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है। गेटिंग इट? क्लियर हुआ ये मामला? कैसे एपेक्स प्रेडेटर या एपेक्स स्पीशीज वाला डिफाइन करते हैं? तो क्या हो सकता है? कैन माय एपेक्स स्पीशीज बी बोथ कार्निवोर्स एंड हर्बीवोर्स? एब्सोल्युटली, 100%, है कि नहीं? अब बताओ डेजर्ट में, फॉर एग्जांपल राजस्थान के डेजर्ट आप चले जाओ, चलो आप जैसलमेर गए घूमने के लिए, वहां पे एपेक्स स्पीशीज कौन सा होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे कौन सा होगा एपेक्स स्पीशीज मेरा? कैमल, ऑफ कोर्स कैमल। देख रहे हो, सिंपल, कैमल विल बी माय एपेक्स स्पीशीज, दिस इज इट। ऊंट, ठीक है, यू गाइस वांट अ ब्रेक? काफी लोग ब्रेक लिख रहे हो। जेमिन, व्हाई एलिफेंट? तो बताओ ना जेमिन मेरे को कि झारखंड के फॉरेस्ट में जहां पे कि आपका टाइगर नहीं है, ठीक है, यू डोंट हैव लायन, यू डोंट हैव टाइगर और एलिफेंट को कौन चैलेंज दे सकता है? राइनोसेरॉस भी नहीं है, चलो बाइसन हो सकता है, गौर हो सकता है, इन तीनों में से कोई नहीं है, एलिफेंट को कौन पंगा लेगा गाइस? नो वन कैन। थोड़ा देर में देख लेते हैं फ्रेंड्स, कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं तो वो फ्लो टूट जाएगा। ओके, वंस यू अंडरस्टूड दिस, तो लिखो वहां पे एपेक्स प्रेडेटर या एपेक्स स्पीशीज, नोट करके लिखिए वहां पे, नोट पॉइंट ए, एपेक्स स्पीशीज या जैसे हम कह रहे हैं कीस्टोन स्पीशीज, ठीक है, ये आपका बोथ हर्बीवोर और कार्निवोर दोनों हो सकता है। ओके, एंड पॉइंट नंबर 2 इज एरिया स्पेसिफिक, ऐसे समझो, नो ब्रेक, डन। यस लाइन ओनली 1 आवर हुआ, बहुत सारा न्यू इन्फॉर्मेशन। ओके, थोड़ी देर मिलेंगे गाइस, थोड़ा देर, जस्ट स्टे विद मी, ऐसे मैं आपको कुछ डिफिकल्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, देखो एकदम सिंपल नहीं लग रहा आपको। ओके, चलो, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी शुड अंडरस्टैंड इज नाउ ऑफ नीश। नीश,
आप देखोगे यूट्यूबर लोग ना, जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं, वो काफी शब्द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखोगे कैरी मिनाटी, लेट्स डिस्कस। चलो कैरी मिनाटी, 3-4 इन्फ्लुएंसर का नाम बताओ मेरे को गाइस। ये कैरी मिनाटी एक टेक्निकल गुरुजी, चलो क्योंकि इसने रोस्ट किया था तो मुझे पता है। हाँ, और वो जो इंस्टाग्राम वाली मोई मोई ग्रुप, चलो मोई मोई ग्रुप, और बाकी चलो XYZ जो स्पोर्ट्स वाला करता है, बियर बाइसेप्स फॉर एग्जांपल, चलो जो ज्ञान देते हैं। अब देखो ये चारों यूट्यूब पे परफॉर्म करते हैं, यूट्यूब इंस्टाग्राम जो भी। मोई मोई ग्रुप नहीं पता, मतलब वो छोड़ दो ना, आप समझ लो कि ये लोग जो लोग टिकटॉक वगैरह बनाते हैं, ठीक है, मुझे उनका नाम नहीं पता, पर जो भी। अब आप देखो ये लोग सारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर ये सब पे है, पर एक जगह होने के बावजूद ये लोगों का कंटेंट अलग अलग है, देख रहे हो। तो कैरी मिनाटी क्या करता है, फॉर एग्जांपल रोस्ट, ये करता है रिव्यू, मोई मोई ग्रुप ऐसा लाइक्स लेता है बस, चलो हाँ ये अपना ज्ञान देता है। देखो ये सारा अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं, पर यूट्यूब पे ही कर रहे हैं। तो क्या हो गया, नीश क्या होता है, जो आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, जो आपको करना पसंद है, जो आपका रोल है, जो आपका फंक्शन है एक इकोसिस्टम में, समझ रहे हो। अगर यूट्यूब को मैं एक इकोसिस्टम मान लूं, तो इन चारों चीजों का, चारों बंदों का अपना अपना रोल, अपना अपना फंक्शन है, इसको हम कहेंगे नीश। स्टडी आईक्यू का फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, जनरल अवेयरनेस है, ठीक है, ये हमारा नीश है। कुछ चैनल्स देखोगे कि अभी कुछ और ही कर रहे हो, वो उनका नीश है, उनका भी व्यूअरशिप है फॉर श्योर, कुछ सही गलत नहीं है, पर सबका अपना अपना एक रोल है, अपना अपना एक प्लेस है ना, इसी को हम नीश कहते हैं। गेटिंग इट? तो नीश लिख लो, अब आप भूलोगे नहीं नीश। लेट्स राइट दिस, 2-3 शब्द इसके बारे में लिख लेते हैं, उसके बाद देख ले सकते हैं। चलो वंस वी कंप्लीट नीश, उसके बाद थोड़ा देर देख सकते हैं। लिख लीजिए नीश का अगर मैं डिफाइन करूं अच्छे से, आई कैन राइट इट एज द फंक्शनल रोल। ओके, इसका दो कंपोनेंट्स होता है, फंक्शनल रोल, ठीक है, फंक्शनल रोल प्लस द प्लेस और लोकेशन इन एन इकोसिस्टम। देख एक पर्टिकुलर रोस्ट करता है और उसका अपना चैनल है, वो हो गया उसका नीश। गेटिंग इट? अब इकोसिस्टम के अंदर कुछ रूल्स आपको पता होना चाहिए। ये नीश जो है, क्या आप अग्री करोगे कि कैरी मिनाटी कुछ अलग कर रहा है, टेक्निकल गुरुजी कुछ अलग कर रहा है, स्टडी आईक्यू हम लोग कुछ अलग कर रहे हैं, तो हम लोग का सबका अपना अपना स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन इज ऑब्जर्व्ड। बताइए, स्पेशलाइजेशन है, हम लोग सबको यूनिक है अपने अपने तरीके से, है कि नहीं, है कि मुझे बताओ, ठीक है। और ये लिख लो, नो टू स्पीशीज कैन हैव द सेम niche within a habitat। ये लिखो, इसको करो मार्क इंपॉर्टेंट, मैं आपको ये भी समझा देता हूं क्या है ये इजी कॉन्सेप्ट है। नो टू स्पीशीज कैन हैव द सेम niche within a habitat। सर प्लीज गिव एग्जांपल ऑफ niche related to environment। ओके, niche के ऊपर PYQ आएगा, आप सही बोल रहे हो। लेट्स लुक एट दिस। फॉर एग्जांपल मान लो ये ट्री है, पहले लिखो, फिर मैं आपको दूसरे वाले साइड पे पढ़ाता हूं। ये लिख लीजिए पहले आप, देन विल गो फॉरवर्ड। हैबिटेट भी बताते हैं, जंगल में कभी दो शेर नहीं हो सकते, क्या बात है। Can you give example of ecology? Ecology is the science. It is the, like I told you, ecology is the relationship. आप रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हो, सिर्फ प्रेजेंस एबायोटिक और बायोटिक का, वो मेरा एनवायरनमेंट है, और जहां पे आप रिलेशनशिप दोनों के बीच में एस्टैब्लिश कर देते हो ऑफ अ स्पीशीज, वो मेरा इकोलॉजी बन जाता है, वो साइंस है, उसका एग्जांपल नहीं दे सकते आप, ठीक है। अब ये देखिए नीश के बारे में। ओके, आई एम गोइंग टू रिक्वायर वन लास्ट फाइनल स्लाइड एंड देन वी आर गोइंग टू लुक एट आवर स्लाइड्स। चलो ये देखो गाइस, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको सिंपल तरीके से समझाऊं, ये ट्री मान लो, ठीक है। अब ट्री के अपर पार्ट पे आप देखोगे कि स्पीशीज ए ऑफ बर्ड रह रहा है, कौन सा स्पीशीज अभी भूल जाओ, ठीक है। ट्री के मिडिल पार्ट पे आप देखोगे हाँ कि स्पीशीज बी रह रहा है, और यहाँ ट्री के ट्रंक में आप देखोगे एक अलग बर्ड स्पीशीज रह रहा है, स्पीशीज सी, ठीक है। वहां पे होल करके एक अलग बर्ड रह रहा है, ऊपर डालियों पे अलग है, मिडिल वाले डालियों पे अलग है। तो ये क्या हुआ एग्जांपल हमारा, हमको बताइए थोड़ा। इज दिस एन एग्जांपल ऑफ निश? क्या इन सारों का निश अलग अलग है या सेम है, हमको बताइए। टेल मी फ्रेंड्स, टेल मी। करेक्ट, व्हाट इज हैपनिंग, देयर हैबिटेट इज द सेम, मतलब इनका फिजिकल लोकेशन सेम है, हैबिटेट सिमिलर फॉर ईच। सी का हैबिटेट है ये एरिया, बी का हैबिटेट है ये एरिया, ए का हैबिटेट है ये एरिया, पर ट्री के इकोसिस्टम में तीनों साथ में रह रहे हैं। ट्री के इकोसिस्टम में ऑल आर कोएग्जिस्टिंग, साथ में रह रहे वो, तो इसको हम कहते हैं नीश। ये देखो, ए का नीश है टॉप पार्ट ऑफ द ट्री, बी का नीश है मिडिल पार्ट ऑफ द ट्री। फिजिकल लोकेशन शुड बी सेम, मतलब इनका क्या है इवेंचुअली, नीश इज टू डू विद, व्हाई इज दिस, फॉर एग्जांपल यहां पे जो बर्ड है वो उड़ के कहीं और जाता है, कहीं और से खाना खा के फिर वापस आता है, ओके। तो इसका रोल क्या है, इसका लोकेशन क्या है यहाँ पे। बी वाला क्या है, इसको मान लो यहाँ पे पर्टिकुलर बर्ड्स निकलता है, तो उसको वो खाना पसंद है, तो वो बी वाला मिड पे रुक रहा है, बीच ऑफ मिडिल ऑफ द ट्री पे रुक रहा है। मान लो यहाँ पे कुछ एक ऐसे फ्रूट्स निकलते हैं, फ्लावर्स निकलते हैं, समथिंग आउटग्रोथ हो रहा है टॉप ऑफ द ट्री पे, जो कि स्पीशीज ए को पसंद है, तो वो टॉप ऑफ द ट्री पे रह रहा। तो इन द ट्री का इकोसिस्टम यू हैव 3 पर्टिकुलर स्पीशीज विद 3 डिफरेंट हैबिटेट्स प्लेइंग 3 डिफरेंट रोल्स। फंक्शनल रोल क्या है, इसका रोल क्या है कि ये बस आता है खाना खाने के लिए कहीं और जाता है, इसका रोल क्या है कि ये पर्टिकुलर एक फ्रूट को खा रहा है, इसका रोल क्या है कि कुछ और फ्रूट को खा रहा है, या एक पर्टिकुलर मैच्योर सीड्स को, मैच्योर फ्रूट को खा रहा है, ठीक है। सर अभी आपने बताया था एक हैबिटेट में, हाँ तो ये इनका हैबिटेट, स्पीशीज सी का हैबिटेट तो ये वाला हुआ ना, हैबिटेट हम देख लेते हैं क्या होता है। चलिए फाइनल हम वो भी समझ लेंगे हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट सिमिलर क्यों लिखा, अरे ये देखो, नो टू स्पीशीज कैन हैव द सेम नीश विद इन द सेम हैबिटेट। सी का हैबिटेट है ये एरिया, सी अकेला है अपने हैबिटेट में, बी का हैबिटेट है ये एरिया, बी अकेला है अपनी हैबिटेट में, ए का हैबिटेट है ये, ए अकेला है अपनी एरिया में, पर तीनों मिलके मेरा ट्री का इकोसिस्टम बना। आर यू गेटिंग इट? तीनों हैबिटेट, तीनों स्पीशीज, उनका इंटर रिलेशनशिप, वो सब डिटरमिन करेगा मेरा ट्री का इकोसिस्टम। करेक्ट, गेटिंग इट? हैबिटेट इज लाइक योर ओन हाउस, योर इमीडिएट सराउंडिंग्स, ठीक है। विल डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन हैबिटेट एंड इकोसिस्टम, चलो वो भी देख लेंगे अभी। पहले हमको बताओ यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बिकॉज़ इफ दिस इज नॉट क्लियर देन इट विल बी अ प्रॉब्लम गोइंग फॉरवर्ड। यहां तक क्लियर है? लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, चलो 5 मिनट का देख लेते हैं, 7:15 हुए हैं, 7:20-25 पे मिलते हैं, चलो 20-25 पे मिलते हैं, 7:25 से कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हम हैबिटेट से सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद हम इकोसिस्टम में डिफरेंट रोल्स, कैसे एनर्जी ट्रांसफर होता है, नहीं होता है, बहुत आसान, एकदम चिल। जाइए 10 मिनट लेके, काफी लोग मैसेज किए जा रहे थे उसमें, गो ऑन, टेक अ शॉर्ट ब्रेक 5 मिनट्स।
जल्दी आ जाओ फ्रेंड्स, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन। तब तक लेट मी हैव सम वाटर। एक मिनट, थोड़ा पानी पी लो, एक मिनट। हाँ ब्रेक दिया। यस आयुषी आई एम, वी आर द सेम वाटर। थैंक्स दर्शक, थैंक यू। दिव्यांश फिर से करेंगे, ओके कंफ्यूजन इंग्लिश में फिर से करेंगे, नो इश्यूज। चलो जैसे क्लास रिव्यू करेंगे हम, फिर से इंग्लिश करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जब तक कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा विल नॉट गो फॉरवर्ड। डन सर, कैन स्पीशीज बी सेम? अच्छा स्पीशीज क्या होता है, व्हाट इज स्पीशीज? देखो फॉर एग्जांपल, आंचल आप हमको बताएंगे ये किसका है, किसका साइंटिफिक नेम है? टाइगर का, टाइगर का है ना, करेक्ट ओके। गाइस थोड़ा फोकस करो, 2 मिनट फोकस करो ना, ब्रेक का इसलिए मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूं, एकदम सिंपल आप ही हमको बताएंगे अभी। ये टाइगर का नेम है, लेपर्ड नहीं, टाइगर का गाइस, ठीक है। अब देखो, अगर आपने हाल फिलहाल में न्यूज़ पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि साइप्रस, साइप्रस का एक जू है, उसने हमारे पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग, जहां से मैंने पढ़ाई की है, ठीक है, तो मुझे बड़े अच्छे से पता है, माय फादर वाज एसोसिएटेड विद दिस, ही वाज द डायरेक्टर ऑफ दिस, ठीक है। तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग, उनको उन्होंने भेजा है 2 साइबेरियन टाइगर, ठीक है। तो अब सोचो, एक तरह का टाइगर हुआ मेरा साइबेरियन टाइगर, एक जो इंडिया में है से इंडो चाइना टाइगर, ठीक है, जो इंडिया सुंदरबन भूटान भूटान सारा में मिल जाएगा, और एक आपको मिलता है फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया का टाइगर। अब हमको बताओ फ्रेंड्स, क्या ये तीनों एक ही स्पीशीज के हैं? ऑफ कोर्स दे ऑल थ्री आर नोन एज पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है, ऑल थ्री आर नोन एज पैंथेरा टाइग्रिस। फिर कैसे आप डिटरमिन करोगे कि साइबेरियन टाइगर कौन सा, इंडो चाइना टाइगर कौन सा, इंडोनेशियन टाइगर कौन सा? क्योंकि इनके ट्रेट्स थोड़े थोड़े फर्क करते हैं। जैसे इकोक्लाइन का कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था कि आपका ट्रेट्स थोड़ा सा चेंज करेगा, थोड़ा बहुत, ठीक है। इसमें आप क्या देखोगे, साइबेरियन टाइगर के बेली में जो पेट का हिस्सा होता है ना, वहां पे देखोगे कि आपका व्हाइट ज्यादा मिलता है, ठीक है। हमारे वाले टाइगर में वहां पे शायद जुड़ जाता है आपका जो स्ट्राइप्स होता है, काला काला जो धारी होता है टाइगर के ऊपर, वो शायद जुड़ जाता है, ठीक है। इंडो चाइना वाला जो सॉरी इंडोनेशिया वाला टाइगर है, उसका कलर थोड़ा सा रेडिश ऑरेंज रहता है, ऑरेंजिश नहीं रहेगा। तो ये क्या है, उनका जो फर का कलर है या उनकी धारियां मिल रही है नहीं मिल रही है, वो क्या हो गए, ये बन गए हमारे इकोक्लाइन्स। ये ट्रेट्स का फर्क हम देख रहे हैं ओवर अ पर्टिकुलर एरिया। अब वो क्यों हो रहा है आप पूछोगे, सर क्यों, कि इसका बेली के पास में, इसके पेट के पास में आके धारियां क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि उसका जेनेटिक एवोल्यूशन उस एरिया में ऐसा हुआ है, ठीक है। अब उसके अगर फोरफादर्स के पेट के धारी नहीं मिल रहे थे तो उसका कैसे मिलेगा? सेम। तो अब क्या होता है, टू थिंग्स आर टेलिंग मी, वन माय फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक इज चेंजिंग एंड सेकंड इट कुड बी चेंजिंग ड्यू टू जेनेटिक मेकअप और क्लाइमेट, डेंसिटी, टेंपरेचर, कुछ भी अलाना फलाना फैक्टर के चलते आपका एक पर्टिकुलर ट्रेट डेवलप हो रहा है। यही तो है इकोक्लाइन, यही तो है स्पीशीज, ये कैसे इंटरेक्ट करते हैं आपस में। पहले ये समझे कि नहीं हमको बताओ, डिड यू गेट इट, गॉट इट फ्रेंड्स? पहले ये बताओ। देखो डाउट्स तो हमेशा रहेंगे, एग्जाम में 5 मिनट जाने से पहले मुझे हर बार डाउट था, ठीक है। डाउट्स को एड्रेस करने से पहले लेट्स फोकस ऑन द फंडामेंटल्स। वंस यू नो द फंडामेंटल्स, एनवायरनमेंट इज क्वाइट इजी, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं बहुत इजी है। सर आप कभी आए, मैं नया ज्वाइन किया हूं, मैं तो यहीं था, कल भी यहीं था, कल भी यहीं रहूंगा। ब्रेक खत्म नहीं हुआ, 15 हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे, ऐसे डिस्कस कर रहे थे, ऐसा कुछ ये नहीं, सिंपल से एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे। जाइए ब्रेक लीजिए आप लोग, थिंग्स आर इजियर देन इन द बुक, इसलिए तो मैं हूं यहाँ पे, नहीं तो आप किताब से ना पढ़ लेते, इसलिए टाइम हियर। 10 साल मैंने किताब चाटा है ताकि आपको मैं 1 घंटे में सारी चीज बता दूं। ब्रेक नहीं मिला, आप जाओ शुभम भाई, हम भी ब्रेक ले रहे हैं। गाइस मुझे 5 मिनट दीजिए, जस्ट कम बैक, मैं थोड़ा पानी भरता हूं, पानी खत्म हो गया, गिव मी 5 मिनट्स।
आवाज आ रही है गाइस? कैन यू हियर मी? ठीक है, लेट्स बिगिन। 7:25 हो गए, चलिए चालू करते हैं। चलिए आई गिव यू द डिफरेंसेस, क्योंकि क्लास को डाउट है उस पे, तो पहले वही शुरू करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन से हैबिटेट, आपको जो डिफरेंसेस है, जो डाउट है, पहले वो एड्रेस करते हैं। एंड से निश, इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा, आई सजेस्ट नोट कर लो। माइक से नॉइज आ रहा है ऐसा कैसे? अब नहीं आना चाहिए, अब नहीं आना चाहिए। ठीक है, हैबिटेट देखो, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट गाइस, क्या है हैबिटेट? जैसे मैंने कहा, अंडरस्टैंड इट, रूडिमेंटरी अंडरस्टैंडिंग, प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे समझो कि एक हैबिटेट एक इंडिविजुअल, एक स्पीसीज के इंडिविजुअल का एक लोकेशन है, और वो लोकेशन कैसे डिटरमिन होता है। फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना कि ये अगर एक ट्री है, ठीक है, तो आप देखोगे कि टॉप ऑफ द ट्री पे ए है, मिडिल ऑफ द ट्री पे बी है, और मान लो एक यहाँ खोल किया हुआ तो यहाँ पे सी है। तो मैंने जैसे आपको कहा कि ए का हैबिटेट हो गया टॉप ऑफ द ट्री, बी का हैबिटेट हो गया मिडिल ऑफ द ट्री, और सी का हैबिटेट हो गया ये पर्टिकुलर होल। तो इसका मतलब क्या सिर्फ फिजिकल लोकेशन है या कुछ और मीनिंग है, वो हम समझते हैं। नीश मींस फंक्शन, जेमिनी करेक्ट, इट इज द फंक्शन प्लस द रोल, फंक्शनल रोल इसलिए कहते हैं जेमिनी। ठीक है, अब देखो हैबिटेट इज द प्लेस, द नेचुरल एनवायरनमेंट, ओके ऐसे लिखो, इट इज द नेचुरल एनवायरनमेंट where an organism, it is the natural environment where an organism lives, plus अब देखो सिर्फ फिजिकल लोकेशन नहीं है, also the organism, सिर्फ फिजिकल लोकेशन नहीं है, also लिखेंगे the organism utilizes the resources of the place, okay, it utilizes the resources of the place। काहे लिए यूटिलाइज कर रहा है, किस चीज के लिए यूटिलाइज कर रहा है? अब देखो यहाँ पे मेरा ट्री पे टॉप पे मेरा ए बर्ड है, वो क्यों रह रहा है? पॉइंट नंबर 1 क्यों रहेगा? फूड के लिए, दूसरा शेल्टर के लिए, और बताइए क्यों रहेगा मेरा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही? व्हाट आर द फैक्टर्स? रोटी कपड़ा मकान सब कुछ देखना पड़ेगा हमको, बताओ। फूड, शेल्टर, व्हाट एल्स? प्रोटेक्शन, मुझे आके कोई खाना जाए, और चौथा आपका सर्वाइवल मतलब मीटिंग, ताकि रिप्रोडक्शन हो सके। तो देख, हैबिटेट इज ऑल ऑफ दीस, नॉट जस्ट द लोकेशन बट आल्सो हाउ यू आर यूटिलाइजिंग द प्लेस, द रिसोर्सेज अराउंड दैट प्लेस, फॉर व्हाट पर्पसेस? टू सर्वाइव, टू प्रोक्रिएट, टू ईट, टू लिव। दिस इज प्रिवेसी का कॉन्सेप्ट नहीं एनिमल्स के लिए, ठीक है, इट इज टू डू विद प्रोटेक्शन, जान का होता है उनका मीन सी, ठीक है। तो ये है हमारा हैबिटेट। हमको बताओ, आर यू गेटिंग इट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैबिटेट एंड नीश? नाउ नीश इज द रोल यू प्ले फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल व्हाट डू आई मीन बाय व्हेन आई से द रोल दैट यू प्ले, ठीक है, वो हम सब देखते हैं थोड़ा एक बार। पर मुझे एक बात बताइए, बिफोर आई डिस्कस नीश, ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर आ गया मोल्ड, विंटर रेनी सीजन में मोल्ड आ गया, मुझे बताओ यहाँ पे इस मोल्ड का इस ब्रेड के साथ क्या संबंध है? मुझे बताइए। उसका फिजिकल लोकेशन और वो ब्रेड का जो भी एनर्जी है, उसी से तो मेरा मोल्ड, मेरा फंगस ग्रो कर रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरा मोल्ड का हैबिटेट अभी मेरा ब्रेड का सरफेस है कि नहीं? गॉट इट? यही है, आप कहाँ स्थिति हो, आप कहाँ प्रेजेंट हो, और आप कैसे प्रेजेंट हो, वेयर एंड हाउ, बोथ आर कवर्ड अंडर हैबिटेट। समझ रहे हो? क्लियर है? ओके, गेटिंग इट? तो आपका अगर आपको सवाल पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉर एग्जांपल ऑप्शन दे रहे हैं, आप एग्जाम में देखो क्या करेगा आपको। एक नंबर दे देगा आपको शेल्टर, नंबर 2 प्रोटेक्शन, नंबर 3 फूड, नंबर 4 सर्वाइवल, नंबर 5 एथनो बॉटनिकल इंपॉर्टेंस, नंबर 6 एंडेमिज्म। विच ऑफ द अबव आर क्राइटेरिया दैट डिटरमिन माय हैबिटेट? बताओ आपका हैबिटेट कैसे डिटरमिन होता है? इन दोनों को छोड़ के बाकी सारों से। एंडेमिज्म और एथनो बॉटनिकल इंपॉर्टेंस का लेना देना नहीं। हैबिटेट इज जस्ट माय रिलेशनशिप विद माय सराउंडिंग्स। क्लियर? ये इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूं क्योंकि इस तरह के सवाल यहीं से पिक किए जाते हैं। उसमें ये 2-3 थोड़े-थोड़े चौड़े शब्द घुसाएंगे, पर आपको एकदम कॉन्सेप्ट याद रखना है। एंडेमिज्म फेंडेमिज्म का लेना भी नहीं, इतना याद कर लेना उस टाइम कि हैबिटेट स्टार्टिंग में पढ़ाया था, जब एंडेमिज्म पढ़ाया नहीं था, तो एंडेमिज्म हो ही नहीं सकता। अगर होता तो मैं आपको डेफिनेटली पढ़ाता। ठीक है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन हैबिटेट एंड इकोसिस्टम? गाइस आप हमको बताइए, चलो द क्लास विल टेल मी नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैबिटेट एंड इकोसिस्टम। क्या डिफरेंस है हैबिटेट और इकोसिस्टम में? बताओ मुझे। इकोसिस्टम में हमने क्या डिफाइन किया फ्रेंड्स? ये देखिए, लुक एट इट, व्हाट हैव वी सेड? लिविंग प्लस नॉन लिविंग कंपोनेंट्स साथ में रहते हैं और एक्सचेंज मटेरियल करते हैं। हैबिटेट में हमने क्या देखा? लोकेशन प्लस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, इकोसिस्टम क्या है? ए बायोटिक प्लस बायोटिक साथ में रहते हैं और दे एक्सचेंज मटेरियल। बताओ, क्लियर हुआ? करेक्ट, इकोसिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स होंगे आपके, ऑब्वियसली। लेट्स गो बैक टू द फर्स्ट स्लाइड। देखो मुझे, क्या मेरे इकोसिस्टम में डिफरेंट हैबिटेट्स होंगे? तभी तो मैं बोल पाऊंगा कि हाँ, एक इकोसिस्टम क्रिएट हुआ। नॉन लिविंग भी है, लिविंग भी है, और सारों में आपस में रिलेशनशिप है, सारे स्पीशीज आसपास को एग्जिस्ट करते हैं, तभी तो इकोसिस्टम हुआ। चलो अब एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ दो एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कंफ्यूजन आ रहा है छोड़ दो। आप ट्विटर पे काफी दफा देखे होंगे, हाँ, एक पर्टिकुलर ग्रुप कहता है कि हमें ये इस मीडिया का इकोसिस्टम तोड़ना है। सुना है ये शब्द? फॉरगेट एनवायरनमेंट, इजी तरीके से समझते हैं फ्रेंड्स। ये सुना है कभी कि हमें फलाना ग्रुप का इकोसिस्टम तोड़ना है? वो क्या कहना चाह रहा है कि ना सिर्फ जो लोग न्यूज पढ़ रहे हैं उनको हम निकालेंगे, पर जिस तरह से न्यूज पढ़ रहे हैं वो भी हम चेंज करेंगे। लिविंग नॉन लिविंग दोनों को मैं डिटरमिन करता हूं इकोसिस्टम में। नहीं सुना है तो अच्छी बात है, आप लोग मतलब दिमाग साफ हो, ठीक है। बट दिस इज द कन्वर्सेशन कि हमें इकोसिस्टम चेंज करना है। या आप देखो, भारत सरकार ने मेक इन इंडिया पॉलिसी लाई, तो आप आर्टिकल्स में देखो लिखा रहता है इट इज डन टू क्रिएट द इकोसिस्टम फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। हां, अपना बिजनेस चालू करने का इकोसिस्टम क्रिएट होगा उससे। क्या मतलब? कि आपके लोग भी आएंगे और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी साथ में आएगा। लिविंग नॉन लिविंग इकोसिस्टम में हमेशा दोनों साथ साथ चलते हैं। समझे क्या? अब क्लैरिटी आया? एप्पल का इकोसिस्टम, मेरे पास उतने पैसे है नहीं एक्चुअली, एप्पल मैंने कभी चलाया नहीं। माय वाइफ चलाउज आईपैड एंड आईफोन, हमारा तो छोड़ दो। ठीक है, गेटिंग इट? बूझे बाबू सर, 2 टैब समझ आएगा इन लोगों को। नो ऑडियो वीडियो, क्या बोल रहे हो? मेरा रिलॉन्च करिए मेरा, आप मेरे ख्याल से ऑडियो वीडियो तो चल रहा है, बुझ गए? चलो अच्छी बात। नाउ दैट यू अंडरस्टूड हैबिटेट, अब चलो नीश का डिफरेंस हमें समझ लेते हैं। नीश क्या है? तीनों को साइड बाय साइड समझेंगे, ठीक है? अब तीनों समझ लेते हैं, ठीक है? नीश बताओ क्या है? नीश इज द लोकेशन प्लस द फंक्शनल रोल। शब्द ये। अब फंक्शनल रोल का अर्थ क्या होता है? फंक्शनल रोल का अर्थ क्या होता है ये देख लेते हैं, ठीक है? कि हाउ से
यू आर रेस्पॉन्डिंग टू योर एनवायरनमेंट, ठीक है, दैट इज योर फंक्शनल रोल, कि आपका इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में आपका रोल क्या है, ठीक है, बताओ। क्या मैं कह सकता हूं कि नीश मेरा हैबिटेट का पार्ट है? कैन आई से दैट नीश इज अ पार्ट ऑफ माय हैबिटेट, ऑफ द हैबिटेट, सॉरी, कैन आई से दिस, ट्रू या फॉल्स, मुझे बताओ। नीश इज अ पार्ट ऑफ द हैबिटेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रेडेटरी बिहेवियर, कंपटीशन, ऑल ऑफ दैट इज माय नीश। कमिंग बैक टू द सेम एग्जांपल, ये ट्री है, हां, सबका अलग अलग है, ए बी सी का। अब मान लो C1 बर्ड आके यहाँ पे रहना चाहता है, तो क्या होगा? सी और C1 के बीच में घमासान युद्ध होगा, इवेंचुअली सी या C1 में कोई एक जीतेगा और जाके इसको इसमें ऑक्यूपाई करेगा, तो क्या हुआ? नो टू सेम स्पीशीज विल ऑक्यूपाई द सेम नीश, हो गया। सी का जो रोल था अब C1 अदा करेगा, हो गया। गॉट इट? आर यू गेटिंग इट? द डिफरेंस बिटवीन हैबिटेट, इकोसिस्टम, नीश। तो क्या मैं कह सकता हूं, ये लिखिए कि इफ अ नीश इज वेकेंट, इट कैन बी फिल्ड अप। कैन आई से दिस, ट्रू और फॉल्स, मुझे बताओ। क्यों? क्योंकि एक रोल है, एक पोजीशन है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, खाली नहीं रह सकता वो सीट, वो उसका नीश है, वो उसका रोल है, उसका ऑफिस है, उसका लोकेशन, उसका हैबिटेट, और वहां पे जाके ऑर्डर पास करता है, जो भी करता है वो अपने सफेद तौलिए पे, वो उसका नीश है। तो आज अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चला गया, वो सीट खाली नहीं रहेगी, कोई और आके बैठेगा वहां पे, तो बस दैट इज डीएम's नीश। गेटिंग इट? समझे फ्रेंड्स? हाँ, बताओ। अब आप हम चैट्स देखते हैं, ठीक है, पूछिए 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 पूछिए, नहीं पूछिए। लिपसिंग लैग, सौरभ भाई एक बार रिफ्रेश कर लो जल्दी से। सर शो द हैबिटेट स्लाइड, मैंने हटा दिया, यू हैव टू गो बैक एंड जस्ट सी वंस। योर वे ऑफ टीचिंग इज इंटरेस्टिंग, समझ मेरे को बस आपका इंटरेस्ट आना चाहिए। मार्शलैंड इन कच्छ इज इकोटोन, प्रशांकी आप कह रहे हो इन द सेंस ऑफ सर क्रीक, सर क्रीक के बारे में कह रहे हो, हाँ, जो एक साइड पे से फॉर एग्जांपल आपका पाकिस्तान का है, एक साइड पे हमारा गुजरात का है, ये सर क्रीक। अब बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ ये एक तरह का वेटलैंड है? बताओ मुझे, मार्शी एरिया है ना, वेटलैंड है एक तरह का, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है वो रन ऑफ कच्छ और वहाँ पे जो उनका प्रोविंस है, कौन सा प्रोविंस है? सिंध प्रोविंस। सिंध और रन ऑफ कच्छ से टोटली डिफरेंट होगा, ऑफ कोर्स, वहाँ पे स्पीशीज अलग अलग मिलेंगे, ऑफ कोर्स 100%। बस, श्रीराम, थैंक यू, धन्यवाद। Niche is like your importance in the society. It's the role that you play. I, as a teacher, I am located here in NCR and I'm teaching you. My brother, who's posted as say the district magistrate, वो अपना अलग रोल प्ले कर रहा है। मेरा कजन वो आर्मी में है, उसका निश अलग है, ठीक है। सेम थिंग, वो कैलिमिनाटी वो वाला जो एग्जांपल है, उसी पे वापस जाओ कि सब एक ही कंट्री के पार्ट है, हाँ, पर सबका रोल अलग अलग है और सब रिप्लेस हो सकते हैं। आज के दिन अगर मैं नहीं रहा तो कोई और टीचर आके आपको पढ़ाएगा, तो क्या है? नो टू टीचर्स, भुवन 1 भुवन 2 थोड़ी ना आपको एनवायरनमेंट पढ़ाएंगे, भुवन ही पढ़ाएगा, पर इन द सेंस कोई बेटर टीचर आ गया तो फिर आई विल गेट आउट, वो आके पढ़ाएगा आपको। नो टू स्पीशीज, नो टू इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज कैन ऑक्यूपाई द सेम निश, आपका टीचर एक ही होगा। माय सिस्टर इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, not me obviously, not my brother, my brother is in the army. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। Once we have done this, let's go forward. अब नेक्स्ट वाला टॉपिक देखते हैं फ्रेंड्स। अगर यहाँ तक आप लोग समझ गए हो तो फिर आपका चलो स्लाइड देखते हैं। लेट्स गो एंड रिवाइज वन बाय वन जो हमने किया अभी तक। फर्स्ट क्लास से आपको ज़्यादा ये नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखिए, एनवायरमेंट, एवरीथिंग दैट सराउंड्स और अफेक्ट्स एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, बस एवरीथिंग, एकदम बेसिक डेफिनेशन। टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, नेचुरल एनवायरमेंट, आर्टिफिशियल एनवायरमेंट। आर्टिफिशियल में इनको न्यूयॉर्क का फोटो मिला, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, आपके टेरेस्ट्रियल पे अलग होगा, सी पे अलग होगा, ठीक है, एयर पे अलग होगा, साथ में आपके मैन मेड जितना कुछ है, ऑल ऑफ दैट, जो कुछ भी आप सोच सकते हो ना जो एग्जिस्ट करता है वो मेरा एनवायरमेंट है। नरगिस, थैंक यू, वेरी काइंड। ओके, लेट्स लुक एट दिस। एटमॉस्फेयर आपको पता है, लिथोस्फेयर पता है, ज्योग्राफी पढ़ा है ना फ्रेंड्स आप लोगों ने? ज्योग्राफी पढ़ा है ना? मुझे एक बात बताओ, नॉट रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, पर मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में से कौन सा पहला हुआ था? यस यस, आई कैन सी योर चैट। बताइए इन दोनों में से कौन सा पहला हुआ था? सर को टाइफाइड हो गया तो क्लास रुक गए, ये क्या बोल रहे हो? कौन सा पहले हुआ था फ्रेंड्स? तो क्या मतलब लगाना, सोच के बताओ। नहीं पता, कोई बात नहीं, ठीक है। जो लोग ज्योग्राफी पहले पढ़े हुए हैं मैं आपको छोटा सा टिप देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, मैं आपको छोटा सा टिप देता हूँ। देखिए, अर्थ को हम क्या समझते थे पहले, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि अगर इवेंचुअली यूपीएससी ने पिछली दफा पूछा हुआ है कि सिर्फ वोल्केनो से आपके कौन-कौन से गैसेस निकलते हैं, ठीक है, और ये वेरी वेल पूछ सकता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट दोनों मिला के। तो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। आपको इतना तो पता होगा कि इनिशियली मेरा अर्थ वाज अ बॉल ऑफ फायर, इतना तो सुना है ना आपने, कि अब आज के टाइम जैसा हमारा ब्लू प्लैनेट हम कहते हैं इसको, ब्लू प्लैनेट कहते हैं, वैसा हमेशा से तो नहीं था, तो ये बॉल ऑफ फायर है। अभी आप सोचो ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मेरा इनर कोर, वहां पे मुझे नीफे मिलता है, इतना तो पढ़ा होगा ना। तो कभी सोचा है फ्रेंड्स कि ऐसा क्या प्रोसेस हुआ कि सारे मेरे हेवी मेटल्स, मेरा निकल, मेरा फेरस, वो जाके अर्थ के गर्भगृह में कैसे घुस गया? हाउ इज दिस हैपनिंग? व्हाई इज इट कि यहां पे नहीं था, सरफेस पे नहीं था, क्यों? क्योंकि द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन हैपेंड। डिफरेंशिएशन क्या है? ये डेंसिटी का एक अलाइनमेंट हो गया कि सबसे ज्यादा डेंस मटेरियल आपका पेट में चला जाएगा, गर्भगृह में जिसको हम कहते हैं, सैंक्टम सैंक्टोरम। डेंसिटी की वजह से हायर डेंसिटी जो था वो नीचे गया, कोर पे डिसेंड किया, और जो लेसर डेंसिटी था वो ऊपर आया। तो ये जो रीअरेंजमेंट हुआ ना, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। इनफैक्ट द टर्म इज डेंसिटी डिफरेंशिएशन। ओके, और डिगैसिंग क्या था कि इवेंचुअली आपका अर्थ कूल डाउन होना चालू हुआ, काफी मिलियन बिलियन सालों साल तक ये सब चलता रहा। उसके बाद आपके वोल्केनिक इरप्शंस हुए, वोल्केनिक इरप्शंस के दौरान आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकला, स्टीम निकला, नाइट्रोजन के गैसेस, ऑक्साइड, सारा कुछ निकला। तो ये जो पर्टिकुलर सामान निकला ना, इतना सारा गैस फॉर्मेशन, उसको हम कहते हैं डिगैसिंग। ये प्लीज पढ़ेंगे गाइस आप लोग, क्यों? क्योंकि नॉट जस्ट फ्रॉम द ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव, एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हिस्ट्री ऑफ द अर्थ फ्रॉम बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी से लेके आपको 2023 तक का अर्थ का हिस्ट्री जानना जरूरी है। ये पूरा का पूरा अगर आप देखोगे टाइम पीरियड इज 4.6 बिलियन ईयर्स, ठीक है। तो ये आप जो एंशिएंट मीडिएवल मॉडर्न हिस्ट्री में पागल हो जाते हो, एक बार ये वाला हिस्ट्री भी देख लेना, नहीं तो इस पे अगर सवाल आया तो बहुत ही आसान सवाल पर आप पढ़ के जाओगे, क्योंकि मुझे पता है ज्योग्राफी में कोई नहीं पढ़ता है। ज्योग्राफी में सब सोलर सिस्टम चालू करते हैं, ठीक है, यहाँ सन इज द सेंटर ऑफ आवर यूनिवर्स, इनर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स, जो भी प्लैनेट उसी बात खत्म हो जाता है, इनकम्प्लीट है। अगर आपने पहले अटेम्प्ट किया है, अगर आपने ये नहीं पढ़ा है, आप गलत कर रहे हो, ये पढ़ेंगे आप, राइट। तो ये आपको पता है, मैं इस पे ज्यादा नहीं रुकूंगा। एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रो, बायोस्फीयर मैंने क्या बताया आपको, दोस पार्ट्स ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स, इंपॉर्टेंट।
बायो का अर्थ ही है लाइफ, करेक्ट? तो क्या मुझे बताओ, मेरे मैरियाना ट्रेंच पे लाइफ एग्जिस्ट करता है? क्या वो बायोस्फीयर का पार्ट कहलाएगा? या एवरेस्ट के ऊपर, क्या वो बायोस्फीयर का पार्ट कहलाएगा? जियोलॉजिकल टाइम स्केल, करेक्ट, यू हैव टू रीड दैट। ऑफ कोर्स गाइस, मैं आपको एक बात बताऊं, लाइफ हर जगह एग्जिस्ट करता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, फॉर एग्जांपल जब आप अर्थ का सरफेस पढ़ते हो तो आपको ये पता होगा कि हाँ भाई यहाँ पे मेरा एस्थेनोस्फेयर है जिसमें मैग्मा रहता है, ठीक है, यहाँ पे एस्थेनोस्फेयर है, ओके। अब आपको लगता होगा कि जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो सकता है कि यहाँ पे लाइफ ना हो क्योंकि बहुत गर्म होगा, ठीक है, बट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि एनवायरनमेंट हैज कोरॉबरेटेड दिस फैक्ट कि उस पर्टिकुलर हार्श एनवायरनमेंट में भी, चाहे आपका एसिडिटी हाई हो, सैलिनिटी हाई हो, टेंपरेचर हाई हो, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम कहते हैं थर्मोफाइल्स, या बेटर कहते हैं इनको एक्सटर्मोफाइल्स। लिखो इसको, एक्सटर्मोफाइल्स, लिखिए इसको, प्लीज राइट दिस डाउन, इसको लिखो, एक्सटर्मोफाइल्स। यू शुड नो व्हाट आर एक्सटर्मोफाइल्स। फाइल मतलब क्या होता है? प्यार, करेक्ट है कि नहीं? प्यार होता है ना फाइल मतलब। तो बस वो सारे पर्टिकुलर से ऑर्गेनिजम्स जो आपके एग्जिस्ट करते हैं इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, ठीक है, लिख लो, मैं यहीं पे आपको लिख देता हूँ। चलिए इसको लिख लीजिए प्लीज, इसको लिखिए, नोट करके लिखना। एक्सट्रीमोफाइल्स एक्सटर्मोफाइल्स दोनों एक कहते हैं इसको, एक्सट्रीमोफाइल्स एक्सटर्मोफाइल्स, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। दोज आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट एग्जिस्ट इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। अब सोच लो, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट हम डिफाइन कर लेते हैं भाई, चलो, एक्सट्रीम सैलिनिटी फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक्सट्रीम सैलिनिटी, एक्सट्रीम पीएच, एक्सट्रीम टेंपरेचर, रेडिएशन, स्पेस में भी आपको मिल जाएगा, रेडिएशन, पीएच, सैलिनिटी, टेंपरेचर, जिस तरह का भी कंडीशन बना दो, हार्श से हार्श कंडीशन, आपको लाइफ मिल जाएगा वहां पे। इनको हम कहते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स से एक्सटर्मोफाइल्स, ठीक है। और इनका इंपॉर्टेंट क्यों होता है मैं बताऊं, क्योंकि एक्सट्रोमोफाइल्स एक्सटर्मोफाइल्स आर रिस्पांसिबल फॉर समथिंग कॉल्ड बायो रेमेडिएशन। ये लिखो यहां पे, दे डू बायो रेमेडिएशन, इतना लिखिए बस। क्या है बायो रेमेडिएशन, मैं आपको बता दूंगा, लिख लीजिए। बताइए रेमेडी का क्या होता है फ्रेंड्स? रेमेडी का क्या होता है? स्कूल में चलता है ना रेमेडियल क्लासेस, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई है उसको ठीक करने के लिए जो स्टेप्स लेते हैं उसको कहते हैं रेमेडी, क्योर एसेंशियली। तो दिस इज इट। बायो रेमेडिएशन क्या है कि आप कुछ नेचुरल थिंग्स को लेके, नेचुरल से ऑर्गेनिजम्स को लेके जो पर्टिकुलर हालात बिगड़े हैं उनको मुझे ठीक करना है, उपाय निकालना है, करेक्ट, सही बोल रहे हो, उपचार निकालना है, बढ़िया। मैं इलाज कर रहा हूं, गुड, आपने सारों ने इतना अच्छा पर्यायवाची दे दिया मेरे को, बढ़िया। लिखो इसको, बायो रेमेडिएशन के बारे में लिखिए, एक सेंटेंस में लिखो, ज्यादा लंबा हिस्ट्री नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ओके। एनी बायोलॉजिकल एंटिटी, ऐसे लिखो, एनी बायोलॉजिकल एंटिटी, ओके, एनी बायोलॉजिकल एंटिटी is used for removing pollutants, is used for removing pollutants, for removing pollutants and restoring stability, and restoring stability, इसको कहते हैं बायो रेमेडिएशन। ऑयल स्पिल्स के लिए, करेक्ट, अभी तो चेन्नई में एक ऑयल स्पिल हुआ है ना फ्रेंड्स, आप लोग फॉलो कर रहे हैं वो न्यूज़, प्लीज फॉलो करेंगे, आप लोग के लिए बहुत ही की टॉपिक बन जाता है वो, चेन्नई का जो साइक्लोन के बाद ऑयल स्पिल हुआ है। जानते हो मैं जब प्रिपेयर कर रहा था, देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन ऑयल ज़ैपर, वैसे तो ये सब मैं आपको बताऊंगा, पोल्यूटेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑयल ज़ैपर पे एक सवाल आया था, ठीक है। तो वो क्या इवेंचुअली ऑयल स्पिल वगैरह को बायो रेमेडिफिकेशन कुछ इंक्लूड कर रहे हो आप ताकि माहौल ठीक हो जाए फिर से। अब आप सोचो, आप लोगों ने इसका भी नाम सुना है, इन्वेसिव स्पीशीज, इन्वेसिव स्पीशीज नाम सुना है ये? हाँ? नाम सुना है इन्वेसिव स्पीशीज का? एक पर्टिकुलर मछली का है जो बहुत हमारा चलता है इन्वेसिव स्पीशीज के नाम पे, वो जाता है जाके वो मलेरिया का लार्वे को खाता है, इसको कहते हैं गैम्बूसिया, गैम्बूसिया, ठीक है। अब देखो कैसे आपको मैं समझा रहा हूँ मामला, गैम्बूसिया फिश, अब सीन क्या ये देखो, गैम्बूसिया फिश का, गैम्बूसिया फिश को स्टेट के सपोर्ट के साथ, आप देखोगे एग्जांपल्स में आपको दिखाऊं, मेरा भी यहाँ पे इसका नहीं चल रहा, लेकिन मैं आपको दिखाता था कि गैम्बूसिया फिश स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है पता है, कहीं पे मान लो एक पर्टिकुलर लेक में बहुत सारा वीड आउटग्रोथ हो गया या मॉस्किटो लार्वे भर के आ गए, तो आप उस पे पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड तो छिड़क नहीं सकते, नहीं तो पूरा पानी कंटामिनेट हो जाएगा, डीएम साहब वो डिसीजन तो लेंगे नहीं। तो डीएम साहब क्या डिसीजन लेंगे कि चलो भाई गैम्बूसिया फिश छोड़ दो इसमें, ठीक है, गैम्बूसिया फिश जाके आपका वो सारा का सारा जो मलेरिया का लार्वे है, मस्कीटो है, वो खा जाता है। ये अभी तक माना जाता था कि दिस इज अ बायो रेमेडिएशन आप कर रहे हो तरीके से, यू रिस्टोरिंग सैंक्टिटी, स्टेबिलिटी वापस ला रहे हो उस जगह पे। पर अब साइंटिफिक एविडेंस बताता है कि गैम्बूसिया फिश इन सर्टेन इंसिडेंसेस इज कंसिडर्ड टू बी इन्वेसिव इन नेचर, क्योंकि देखो इवेंचुअली क्या हुआ, आपने उस जगह पे जाके फॉरेन एंटिटी को छोड़ा, एक फॉरेन स्पीशीज को छोड़ा, उसने अपना प्राइमरी काम कर लिया, अब क्या करेगा वो, तो अब वो दूसरे कॉम्पिटिटिव स्पीशीज को मारना शुरू करता है। प्लीज साइड, ओके, लिख लीजिए, दिस इज द प्रॉब्लम गाइस, दिस इज व्हाट आई वांट यू टू नो कि इन्वेसिव स्पीशीज और बायो रेमेडिएशन एक आपका रोल के ऊपर है कि आप कैसा काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो तो बायो रेमेडिएशन, और वहां जाके अगर अपना स्टेबिलिटी फिर से बिगाड़ने लग जाओगे तो आप इन्वेसिव स्पीशीज बन जाओगे। वाटर हैज करेक्ट, शेख सही बोल रहे हो आप। तो शंकी वही मैं आपको समझा रहा हूं, इन्वेसिव स्पीशीज क्या है, इन्वेसिव का अर्थ क्या होता है, कुछ नेगेटिव सेंस आ रहा है आपको, इन्वेसिव मतलब कुछ तो नेगेटिव है, बस ये स्पीशीज जब आप फॉरेन इंट्रोड्यूस करते हो, इफ यू इंट्रोड्यूस इट इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम, उसका रोल वहां पे नेगेटिव रहता है। आप क्या देखोगे कि वहां पे जो हमारा एक फूड चेन बैठा हुआ है उसको ये जाके तोड़ेगा, हो सकता है कि ये प्रेडेटर को मार दे या प्रे बेस खत्म कर दे, तो जो एक स्टेबिलिटी मेंटेन था मेरा उस इकोसिस्टम में वो टूट जाएगा, वो टूट गया तो आप देखोगे कि सारा इकोसिस्टम मेरा क्रम्बल कर जाता है। घुसपैठिए होते हैं, करेक्ट, ट्रोजन हॉर्स जैसा समझते हैं इनको, दे कैन कम इन थ्रू 100 डिफरेंट टाइप्स एंड कंप्लीटली चेंज द एंटायर सिस्टम देयर, टर्टल्स, ठीक है, फॉरेन स्पीशीज, करेक्ट करेक्ट, ठीक है, तो ये लिखेंगे आप इन्वेसिव स्पीशीज, वैसे तो मैं आपको इसका पूरा एविडेंस लिखाऊंगा पर यहां पे भी लिख लीजिए, इन्वेसिव स्पीशीज आर दोस स्पीशीज विद अ नेगेटिव रोल इन एन इकोसिस्टम, इनका एसेंशियली नेगेटिव रोल होता है, कोई पॉजिटिव काम नहीं करेंगे, ओके। चलो इकोलॉजी, ये नाम बस ध्यान रखना फ्रेंड्स, नाम का ध्यान रखना बस, अर्नेस्ट हेकल है, वैसे आई डोंट एक्सपेक्ट देम टू आस्क इन यूपीएससी, पर स्टेट सर्विसेज या कोई भी अगर एग्जामिनेशन में जा रहे हो तो ये नाम देखोगे आप पीवाईक्यूज में काफी दफा मेंशन रहता है, ठीक है, करेक्ट, मनोरमा आप सही बोल रहे हो, गोल्डन फिश इज कंसीडर्ड इन्वेसिव, गुड, यू आर फॉलोइंग करंट अफेयर्स, बहुत बढ़िया। विशाल सिंह प्लीज एक्सप्लेन डिगैसिंग एंड डिफरेंशिएशन, दैट इज ज्योग्राफी। विशाल भाई मैं अभी आपको बताया, देखिए डिफरेंशिएशन क्या था, आपका सबसे डेंस मटेरियल नीचे गया, सबसे लाइट मटेरियल ऊपर है, वो प्रोसेस है डिफरेंशिएशन। डिगैसिंग क्या है, मेरे वोल्केनो से जितने गैस निकले, इवेंचुअली आज का अगर आप देखोगे ना, सोचो कभी गाइस, आप लोग सोचते नहीं हो, देखो ये अर्थ है,
आप लोग देखोगे हमारा एकदम अर्थ के ऊपर में एक्सोस्फीयर के पास में आपका हाइड्रोजन और हीलियम का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है। हाँ? पर अगर आप ज्योग्राफी में जाओगे और आप देखोगे कि अर्थ जब फॉर्म हुआ था तो इनिशियली बस हाइड्रोजन और हीलियम ही था। तो ऐसा कैसे हुआ कि जो गैस सबसे ज्यादा था, मेजॉरिटी में था, आज उसको मैंने सबसे ज्यादा धकेल दिया एकदम एज पे वो। What has happened? Which means my Earth's atmosphere has gone through remarkable changes. बहुत changes हुए हैं इसमें। ठीक है, तो वो प्रोसेस देखेंगे, इसमें आपको बस इसलिए वो बता रहा था कि go ahead and read about it. Okay, let's go and look at important concepts. चलो, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना इकोलॉजी का, अडेप्टेशन, ये हम देखेंगे अब डिजास्टर मैनेजमेंट में भी पढ़ते हो अडेप्टेशन मिटिगेशन के बारे में, बट दे आर लिटिल डिफरेंट। ओके, सो हियर इट इज द सेम थिंग। अडेप्टेशन आप एडजस्ट कर रहे हो, यू आर एडजस्टिंग टू न्यूअर एनवायरनमेंट और टू चेंजेस इन योर करंट एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल मैं दार्जिलिंग में पढ़ा हूं काफी सालों तक, वहां के कुत्ते फरी होते हैं, दिल्ली गुड़गांव के कुत्ते कोई वाली नहीं होता है। वो क्यों है? बिकॉज द एनिमल इज रेस्पॉन्डिंग टू द क्लाइमेट। वहां पे ठंड है, वहां पे 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री टेंपरेचर चलता है, तो नेचर ने प्रोवाइड किया है उस डॉग को बहुत सारा फर के साथ। दिल्ली में नहीं होता, गर्मी गर्मी ज्यादा होता है तो इसलिए यहाँ पे फर नहीं। या आप देखोगे कि सर्टेन प्लांट्स फॉर एग्जांपल डेजर्ट में उनके जो रूट्स होंगे या उनके स्टेम होगा वो हार्ड होगा, एकदम शाइनी और हार्ड होगा। वाई इज दैट? क्योंकि आप पानी का लॉस को कम करना चाहते हो। एक तो ऐसे डेजर्ट में हो आप, वहां पे अगर आप ग्रीन ग्रीन पत्ते लेके करोगे तो ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, मतलब ज्यादा पानी का खपत होगा, मतलब आप मर जाओगे। तो आपको लाइफ सस्टेन करने के लिए नेचर प्रदान करता है एडेप्टेशंस। ठीक है, दीज आर द एडेप्टेशंस दैट द नेचर प्रोवाइड्स यू सो एज टू सर्वाइव। यही है मेन पॉइंट ऑफ लाइफ। जीवन का मूल उद्देश्य यही है कि वो बचा रहना चाहता है और उसके लिए नेचर उसका पूर्ण सहायता करता है। ठीक है, नॉट जस्ट अस बट आल्सो इन प्लांट्स। एंड सो जो नेचर सहायता कर रहा है उसको हम कहते हैं एडेप्टेशन। डॉग्स इन लद्दाख आर फरी, करेक्ट। ठीक है, तो ये देखो स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। डेजर्ट फॉक्सेस हैव लार्ज ईयर्स फॉर हीट रेडिएशन, आर्कटिक फॉक्सेस हैव स्मॉल ईयर्स टू रिटेन बॉडी हीट। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा आपका बड़ा ईयर होगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया, मतलब उतना ज्यादा आप हीट छोड़ रहे हो, राइट। तो वी वांट टू मिनिमाइज हीट लॉस, तो इसके छोटे ईयर्स। ये क्या है? नेचर द्वारा दिया गया एडेप्टेशन। ठीक है, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, मोर एफिशिएंट किडनीज फॉर डेजर्ट एनिमल्स। क्यों भाई? व्हाई डू दे हैव एफिशिएंट किडनीज? क्यों? बिकॉज उसको कम पानी में लेस अमाउंट ऑफ वाटर इट हैज टू प्रोसेस एंड इट हैज टू स्टे इन अ ड्रॉट प्रोन एरिया। अगर हम और आप उस हिसाब से पानी पीने लगेंगे जाके, जैसे कि हमारे डेजर्ट एनिमल्स पीते हैं, अब विल नॉट सर्वाइव, हमारा किडनी फेल हो जाएगा फॉर श्योर। करेक्ट, बिकॉज इवेंचुअली आपका किडनी का कैपेसिटी है, एक फ्रीक्वेंसी है कि इतना पानी इतने एक्सपेक्ट करता है कि पर डे इतना पानी आना चाहिए। अब वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक आप छोड़ोगे, छठे दिन आप देखोगे कि आप यू आर गोइंग डाउन स्लोली बट स्टेडीली। ठीक है, बिहेवियरल एडेप्टेशन, पेंगुइन्स इन अंटार्कटिका क्राउड डाउन टू शेयर देयर वार्मथ इन द मिडल ऑफ विंटर। ठीक है, बिहेवियर भी आप देखोगे साथ साथ चलते हैं। मुझे बताइए, आपने कभी देखा है एलिफेंट्स का एक हर्ड अगर रोड क्रॉस कर रहा होगा, ये मान लो रोड है और पूरा हाथियों का एक झुंड ऐसे क्रॉस कर रहा है, मुझे बताओ लीड में कौन होगा? लीड एलिफेंट कौन होता है? मुझे बताओ, बताओ लीड एलिफेंट कौन सा होता है, मेल या फीमेल? लीड एलिमेंट होता है, लीड आपका होगा, जो आपका मेन बंदा चल रहा है वो एक फीमेल होती है। ठीक है, सबसे पहले क्रॉस करेगी फीमेल, उसके बाद आएंगे मौसियां, बेसिकली फीमेल के अदर फीमेल्स प्लस द मेल्स विद जो सबसे बच्चा एलिफेंट है वो बीच में रहेगा। आप लिटरली देखोगे कि इतने भारी भरकम एलिफेंट क्रॉस कर रहे होते हैं और उन पैरों के बीच से वो छोटे छोटे एलिफेंट निकलते हैं और लास्ट में निकलता है द फादर, द मेन बंदा। ये ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई इज दिस बिहेवियरल एडेप्टेशन बीइंग सीन? मुझे बताओ क्यों? एक तो चलो उनका मैट्रियार्कल सिस्टम चलता है, डन, बट व्हाई एल्स? फर्स्टली आप चाहते हो कि सामने में मदर चले, पीछे से फादर चले, ताकि आप दोनों साइड से प्रोटेक्शन दे पाओ। बच्चे बीच में हैं, उनको वो बुद्धि कहां से आ रही है? आप सोचो, उनको तो किसी ने सिखाया नहीं है, बट दैट इज योर बिहेवियरल एडेप्टेशन सो दैट आप प्रेडेटर्स के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड रख सको, प्रेडेटरी बिहेवियर को वार्ड ऑफ करने के लिए, ताकि अगर उस छोटे एलिफेंट तक पहुंचना है आपको, एलिफेंट काफ जिसको बोलते हैं, तो आपको दोनों साइड से पंगा लेना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? तो ये क्या है? बिहेवियरल एडेप्टेशन। ये उसको किसी ने सिखाया नहीं, ये नेचर ने, एवोल्यूशन ने उसको बताया। साइड से आ जाए तो साइड से मौसी है ना, मौसी तो है ना यहाँ पे, मदर की बहनें हैं, भाई हैं, सब चल रहे उधर, वो लोग एक टाइट निट फैमिली के जैसा चलते हैं। आप जानते हो एलिफेंट्स ऐसे एनिमल्स हैं कि अगर मान लो हम लोग सारे एलिफेंट के इसके ग्रुप में हैं, कोई एक मेल ऐसा हीट में आ जाए, ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हीट, हीट मतलब वो मेट करना चाहता है, ठीक है, मेटिंग सीजन में उसको हीट होगा, तो क्या होता है जनरली मेल्स अग्रेसिव हो जाते हैं थोड़े, ठीक है, थोड़ा अग्रेशन दिखने लगता है। इफ दैट अग्रेशन इन अ ग्रुप इज बैड फॉर द अदर एलिफेंट्स, अगर वो डिसाइड करते हैं कि हाँ ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गया, तुम बिलीव नहीं करोगे, एलिफेंट्स आर नोन टू किक आउट पीपल फ्रॉम द ग्रुप, उसको भगा देते हैं, गेट आउट। उस सिंगल एलिफेंट, लोन एलिफेंट को बंगाली में कहते हैं माखना, ठीक है, बाकी हर जगह अपना अपना टर्म होता है, बंगाली में कहते हैं माखना, जो कि एक्सट्रीमली डेंजरस माना जाता है। इनफैक्ट आप देखोगे फॉरेस्ट ऑफिसर्स का रूल है कि अगर एलिफेंट हर्ड है ना, तुम अगर उसको छेड़ नहीं रहे हो वो तुमको कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा तुमको। पर अगर एक सिंगल एलिफेंट मिल गया मेल दांत वाला, हाँ तुम गाड़ी निकल करके निकलो, वो तुमको पक्का मतलब ही इज कमिंग टू गो अहेड एंड हिट योर कार, हिट यू फॉर श्योर। देख लो व्हाई इज दिस बिहेवियरल? एलिफेंट को किसने बताया भाई कि हाँ जब एलिफेंट मेल एलिफेंट हिट में रहता है तो उसको भगा दो? उसको एवोल्यूशन ने बताया, दिस इज एडेप्टेशन। आर यू गेटिंग इट? एग्जांपल समझो गाइस, अगर एग्जांपल्स पता होगा ना तो आप कोट कर पाओगे, इसको लिखो यहाँ पे बिहेवियरल एडेप्टेशन में, ये पॉइंट को लिखिए प्लीज, जो एलिफेंट वाला मैंने पॉइंट बताया अपने शब्दों में लिखो उसको, क्योंकि यही एग्जांपल्स आपके आंसर को डिफरेंट लेवल पे ले जाएंगे, ये किसी किताब में नहीं लिखा होता। ये लिखिए प्लीज, बाकुरा डिस्ट्रिक्ट, करेक्ट। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि टेकी वो लोग बहुत ही, द एलिफेंट्स आर लाइक अ फैमिली, ओके, एंड बिकॉज़ दे आर फैमिली देयर हैज टू बी डिसिप्लिन, तो एन इनडिसिप्लिन्ड एलिफेंट इज थ्रोन आउट, गेट आउट, वैसा सीन है। लिखिए इसको प्लीज। स्काई में फ्लाई करते हैं बर्ड्स, हाँ उसको कहते हैं मुर्मुरेशन। मुर्मुरेशन, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, सिंस आप लोगों ने एक्सप्रेस किया तो चलो लेट्स गो अहेड एंड डिस्कस सम एविडेंसेस, तभी तो क्लास इंटरेस्टिंग होगा। मैं तो सिर्फ किताब का पढ़ा गया तो कोई भी बोल जाएगा। वेट, कोई टू कहाँ पे? 1 सेकंड फ्रेंड्स। अरे यार मुरमुरा, ये देखिए, ये देखिए, ये बर्ड साथ साथ जो घूम रहे हैं, ये यूके में बहुत देखा जाता है। आर यू सीइंग दिस? आर यू सीइंग दिस? ये साथ में ऐसे जो पैटर्न्स बना के घूम रहे हैं, इसको हम कहते हैं मर्मरेशन। लिखिए आप प्लीज, बताओ इसका क्या पॉइंट होगा गाइस, ये क्यों किया जा रहा है? इससे क्या वो बर्ड्स अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं? दिस लुक्स वियर्ड, दिस लुक्स फैंटास्टिक, दिस इज हाउ नेचर फंक्शंस। अब देखो क्या हो रहा है इससे,
यूनियनिज्म, कलेक्टिविज्म का पावर देख रहे हो आप, ये कलेक्टिविज्म का पावर। हाँ, यूनियंस कैसे फॉर्म करते हैं एक दूसरे का प्रोटेक्शन के लिए। आप ये चीज जानते हो, आप फिशेस में भी देखते हो, फिशेस एक साथ ब्लॉक में चलती हैं। शार्क्स का अगर आप देखोगे, आप देखो कभी भी डिस्कवरी पे जाके, नेशनल ज्योग्राफिक पे जाके कोई भी शार्क्स अगर आप देख रहे हो, यू विल सी शार्क्स मूव इन अ झुंड। एक अकेला शार्क होगा, वो भी पगला टाइप का होगा, पर नॉर्मली शार्क्स ऐसे झुंड में घूमते हैं। क्यों? कलेक्टिविज्म, ताकि आप प्रेडेटर के अगेंस्ट साथ में 10-12 रहे, हम तो बच जाएंगे हम सब। आई गेटिंग इट? तो इसको हम कहते हैं मुर्मुरेशन। लिखिए इसके बारे में, दिस इज अनदर बिहेवियरल एडेप्टेशन। स्पेलिंग है MURMURATION, मुर्मुरेशन। ये नॉर्मली बर्ड्स में देखा जाता है, बर्ड्स में होता है ये, डॉल्फिन्स में हम ऑब्जर्व करते हैं। स्कूल ऑफ फिश, करेक्ट, शोल ऑफ फिश। बढ़िया, सी इंटरेस्टिंग लग रहा है, बताओ मुझे। फिजियोलॉजिकल मतलब आपके बॉडी के अंदर होगा वो, ठीक है। बॉडी के अंदर का अगर आपको एडेप्टेशन नेचर ने प्रदान किया है तो आप हो गए स्ट्रक्चर, ये फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। और आपके अगर हाव भाव बॉडी के फिजिकल शेप में अगर भगवान ने कुछ दिया है तो वो हो गया स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। कैमल का हम्प, ठीक है, कैमल का हम्प इज अ स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। अभी हमारा काऊ का 3 चेंबर्ड स्टमक होता है। आपने इसके प्रोसेस के बारे में सुना है, रूमिनेशन के बारे में? अरे हम सब तो ट्रैफिक में फंसे हैं, कभी ना कभी गाय भैंस के चलते हैं, हम वो ऐसा धूप में मस्त ऐसे बैठ के अपना, बाकी जनता साइड से ऐसे पे करते हुए जा रही है, तो वो क्या है? रूमिनेशन। उसको किसने प्रदान किया है? एवोल्यूशन ने, ताकि आप अपना बाद में चबाते हुए आराम से सोचते हुए खा सको अपना ग्रास को। तो व्हाट इज दैट? फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। आपके अंदर वो सैक बनाया, तभी तो आप रूमिनेशन कर पा रहे हो ना। गेटिंग इट? यही तो है। कितना डिफिकल्ट है बताओ मुझे। सौरभ भाई, अरे क्या बात है सौरभ भाई, अगर समझ आ रही है बताओ। देखो, इवेंचुअली कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना तो आप आराम से कर दोगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, एग्जांपल्स पे ध्यान दीजिए, ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे बहुत सारे क्लोजली रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है गाइस, ठीक है। थोड़ा बहुत भी उस समय अगर बाय बाय हो गया ना, तो एक सिंपल इजी क्वेश्चन का डिफिकल्ट कर दोगे, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, ओके। स्पीशिएशन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंशन, मास एक्सटेंशन, फाइन, व्हाटएवर। चलो, ये देखो भैया, हमने इकोसिस्टम समझ लिया, कम्युनिटी समझ लिया, पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म। अब हमें समझना है बायोम और बायोस्फीयर। हाउ विल यू डिफाइन इकोलॉजी इन सिंपल टर्म्स? जैमिन, सिंपल से तो कराया ना। इकोसिस्टम क्या है? एबायोटिक, बायोटिक, और उनका रिलेशनशिप, दैट इज ऑल। उनका रिलेशनशिप, दैट इज माय इकोसिस्टम। आप सोचो ना, मीडिया का इकोसिस्टम हम बात करते हैं, ये भारत में हम कहते हैं कि भारत में हॉकी का इकोसिस्टम डेवलप नहीं हुआ है, तो मतलब क्या हुआ? हमारे हॉकी के प्लेयर्स नहीं है और हॉकी का एस्ट्रोटर्फ नहीं, दोनों लिविंग नॉन लिविंग, बस। हम कहते हैं कि हाँ, हमें महिलाओं के लिए और सशक्तिकरण का इकोसिस्टम बनाना चाहिए। मतलब क्या? आपको पॉलिसी लाना पड़ेगा, साथ में पॉलिसी के बाद महिलाएं आएंगी, वो भी होनी चाहिए, तभी तो आपका इकोसिस्टम बनेगा। यही तो है इकोसिस्टम। क्या है? हमेशा नॉन लिविंग लिविंग साथ में चलेंगे उसमें। शुभांजलि, चलो अब आपका हम डाउट देखेंगे। अब लोग गुस्सा रहे, तो चलो आप पूछो सवाल, देन वी कैन गो अहेड एंड रैप। यू आर टॉकिंग अबाउट इकोलॉजी। इकोलॉजी इज द साइंस, इट इज लॉजी। क्या होता है? साइंस होता है ना। इकोलॉजी इज द साइंस, साइंस ऑफ से द रिलेशनशिप बिटवीन एबायोटिक एंड नॉन बायोटिक। हर्षित, ओके, थैंक यू देवरू। मखना नॉट क्लियर। श्रेष्ठ, मखना इज अ लूनर एलिफेंट। क्लास खत्म हो गया क्या? नहीं, अभी और करेंगे गाइस, थोड़ा और करेंगे। हम पीवाईक्यूज भी करेंगे फॉर श्योर समर्थ, 100%। हाउ कैन यूपीएससी आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम इकोटोन? एज इफेक्ट के बारे में समर्थ पूछा है पहले, ठीक है। एज इफेक्ट के बारे में पूरा इनफैक्ट आप देखोगे पीवाईक्यूज तो हम करेंगे वैसे, पर एज इफेक्ट के बारे में स्पेसिफिकली यूपीएससी ने पूछा है। सो ये क्लासेस में, थैंक यू। बायोम करेंगे अभी। दिव्यांश, क्या रिपीट करना है मुझे बता दीजिए। नहीं जल्दी अभी करेंगे क्लास, अभी और होगा। आई एम जस्ट आस्किंग फॉर क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? रूमिनेशन फिजियो है या स्ट्रक्चरल है? रूमिनेशन के लिए उसको पेट में सैक चाहिए, तो वो फिजियोलॉजिकल हो जाता है, अंदर है ना मटेरियल। व्हाई गोल्डन फिश इज नॉट इंक्रीज इन साइज इन वेसल? साइज हैज गॉट नथिंग टू डू, साइज हैज गॉट नथिंग टू डू, ओके। आप एक बात देखो ना, जिन्होंने सवाल पूछा था आपका नाम चला गया। आप एक बात बताओ, कभी ऐसा देखा है आइलैंड्स पे एनाकोंडा का फिल्म वगैरह देखा है ना फ्रेंड्स? एनाकोंडा का फिल्म वगैरह देखा है? तो उस पे आप देखोगे कि रॉक और वो छोटा रॉक जैसा जो है केविन हार्ट, वो लोग कोई आइलैंड पे जाते हैं और वहां देखते हैं कि बड़े बड़े स्नेक्स मिल रहे हैं उसको। तो कभी सोचा आपको उस समय आपको खनकना चाहिए था कि आइलैंड पे क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, अंडमान में आज तक का सबसे बिगेस्ट बनाना मिला है, ठीक है, करीब 12 फीट का बनाना था वो। तो ऐसा क्यों है? हाउ इज इट कि हमारा बनाना इतना इतना सा होता है और अंडमान में से 12 फीट का बनाना मिल रहा है, या से आपके आइलैंड्स में बड़े बड़े स्नेक्स क्यों? क्योंकि ये जो साइज डाइवर्सिटी है ना विद इन अ पर्टिकुलर स्पीसीज, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द लोकल एनवायरनमेंट। तो फॉर एग्जाम्पल, आप देखोगे कि जितना बड़ा आपका स्पीशीज होगा उसको उतना कम खाना चाहिए। एक बार खाएगा, उसके बाद उसको हंटिंग पीरियड 6 हफ्ता 10 हफ्ता कम रहेगा, ठीक है। उसका डाइटरी रिक्वायरमेंट्स कम है इन द लॉन्ग टर्म सेंस। तो ये ड्वार्फिज्म, जाइजेंटिज्म जो हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल माय ब्रदर इज 6 फीट 6 इंचेस, वो भारी ऐसा लंबा, मैं ऐसा 5 10 5 11। तो उसमें वो जीन्स कैसे आए? बिकॉज ऑफ द जेनेटिक ट्रेट्स दैट ही इनहेरिटेड। नाउ इन प्लांट्स व्हाट इज सीन इज कि योर जेनेटिक ट्रेट्स रिस्पोंड टू योर लोकल एनवायरनमेंट इन अ मोर प्रोनाउंस्ड मैनर अगर आप आइलैंड्स में देखना। अच्छा, ये अंडमान बनाना भी बसी ने बात किया था, ओके, आई डिड नॉट नो, मैं देखा नहीं, बट अब देखना पड़ेगा, आप इतना बार बता रहे हो ना, तो बताना पड़ेगा आपको। तो ये मैं कह रहा हूं कि ड्वार्फिज्म, ठीक है, ड्वार्फिज्म मतलब क्या? वो छोटा साइज, ठीक है, या जाइजेंटिज्म मतलब ह्यूज, ह्यूज फेलो। ये सारा जो प्रोडक्ट है, इट इज टू डू विद जेनेटिक मेकअप, एंड नॉट जस्ट जेनेटिक मेकअप बट आल्सो योर लोकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ओके। आपका डाइटरी, आप किस तरह का खाना खाए थे, किस तरह का खाना खाते हो, ऑल ऑफ दैट विल डिटरमाइन। आप ही को बताया गया होगा ना। आप लोग सोचो, आप लोग जब 12 13 14 साल के थे, मदर आके बोलती है, यहाँ बेटा बेटी लो दूध पियो, तब जाके आप 6 फुट के बनोगे, पर्सनैलिटी अच्छी होगी, ये लो दाल खाओ, ये लो सब्जी खाओ, साग सब्जी खाओ, ग्रोथ होगा। वो क्या है? आपका लोकल एनवायरमेंट फैक्टर्स। और एक तो आपका जीन्स है जो आपके पेरेंट्स से आपने इनहेरिट किया है। अब अगर माँ बाप 4 फुट 10 इंच है, तो तुम जितना भी उसको साग सब्जी खिला लो, थोड़ी ना वो 7 फुट का बन जाएगा बच्चा, करेक्ट। तो ये दोनों डिसाइड करता है मेरा किस तरह का मेकअप बनेगा। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, ओके। ऑर्गेनिज्म, स्पीशीज, पॉपुलेशन, चलो ये आपको थोड़ा सा डाउट है, हम देख लेते हैं। बायोम क्या होता है? द लार्जेस्ट ज्योग्राफिक बायोटिक यूनिट दैट इंक्लूड्स अ मेजर कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। देखो, तुंद्रा, टाइगा, बायोम। अब तुंद्रा के अंदर आपको किस तरह का ट्रीज मिलेगा, डोमिनेंट ट्री स्पीशीज, उससे आप वहां का डिफाइन करोगे। टाइगा में किस तरह का डोमिनेंट ट्री स्पीशीज मिलेगा या प्लांट स्पीशीज मिलेगा, उससे आप वहां डिफाइन करोगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल क्या बन गया मेरा? बायोम, है कि नहीं? बुझ रहे हो? व्हाट इज टुंड्रा? ये अगर अर्थ है, ये अगर मेरा 0 डिग्री, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये पोल्स। मुझे बताओ गाइस, पोल्स से अगर मुझे यहां पे आना पड़े इक्वेटर के साइड, क्या क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा सबसे पहले क्या मिलेगा? टुंड्रा या टाइगा? एक मिनट डाउट ले रहा हूं,
मैं डाउट ले रहा है, एक मिनट। सबसे पहले क्या आएगा? टुंड्रा, फिर आएगा टाइगा, उसके बाद ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उसके बाद इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, और बीच में जहां पे आपका लोकल फैक्टर्स है वहां पे डेजर्ट बन रहा है। करेक्ट? टुंड्रा, टाइगर, टेम्परेट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। तो ये क्या हुआ? आपने क्लाइमेट के बेसिस पे आपने बांटा ना पूरे अर्थ को, यही तो है। तो आपका बायोम क्या है? द लार्जर इकोसिस्टम, द लार्जर बायोस्फीयर दैट इज गेटिंग क्रिएटेड। बस कितना डिफिकल्ट फ्रेंड्स, नॉट डिफिकल्ट। हाउ टू रिमेंबर सो मेनी स्पीशीज? समर्थ, मैं आपको कौन सा ज्यादा स्पीशीज बताया आज? कुछ नहीं बताया ज्यादा। इनफैक्ट आपको स्पीशीज में बता दो कौन सा याद रखना जरूरी है, वो तो मैं आपको पूरा चीज कराऊंगा। पर आईयूसीएन का क्रिटिकली इंडेंजर्ड और इंडेंजर्ड इंडिया के केस में आपको एकदम हाथों पे रहना चाहिए। ओके, और अब करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आईपीबीईएस वर्सेस आईयूसीएन का रेड लिस्ट, ये वाला आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। अगर आपको एकदम ये सारा वीक लग रहा है, डोंट वरी, बहुत आसान है, तुच्छ चीज है, रटना नहीं है। शुभम क्यों रटना है? वही तो मैं बता रहा हूं कि अगर आपको ज्योग्राफी क्लियर है ना तो एनवायरमेंट इज वेरी इजी फ्रेंड्स। ठीक है, ज्योग्राफी अगर आपका है तो बहुत आसान पड़ जाएगा। इसलिए मैंने आपसे कल पूछा भी था। देखो थोड़ा पढ़ो, फिर हम आगे चलेंगे। हैव अ लुक एट दिस फर्स्ट। व्हाई बायोस्फीयर इज एब्सेंट इन एक्सट्रीम नॉर्थ एंड साउथ? विल डिस्कस दैट राइट नाउ माय फ्रेंड। चलो, प्लांट्स का साइंटिफिक नेम याद नहीं रखना है, नो, कोई जरूरी नहीं है। थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा आपको जो करंट अफेयर्स में रहते हैं, थोड़ी ना आपको बॉटनी पढ़ना है। नंदिनी बताइए, इकोक्लाइन बता दो। इकोक्लाइन तो बताया ना बाबू, ट्रेट कैसे फर्क जा रहा है हाँ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एक पर्टिकुलर ट्रेट कैसे आपका चेंज कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यही है इकोक्लाइन। क्लाइन का अर्थ होता है लाइन। तो बस सर को टाइफाइड हो गया इसलिए क्लास नहीं हो रही है क्या? सुमित क्या मुझे मारने पे लगे हो आप आज? ऑटोट्रॉफ प्रोड्यूस एनर्जी, एब्सोल्युटली। यशिता थिंक इफ माय ट्री इज एन ऑटोट्रॉफ, इज इट नॉट प्रोड्यूसिंग एनर्जी? तभी तो जाके मेरा डियर खा रहा है इसको। हाँ, मान लो 70 यूनिट इसके पास एनर्जी से क्रिएट किया ना, तभी तो डियर इसका एनर्जी को ले रहा है। ऑफ कोर्स ऑटोट्रॉफ प्लेस एनर्जी। ठीक है, ग्लिच हो रहा, कैसा ग्लिच हो रहा फ्रेंड्स? हाँ, कैसा ग्लिच हो रहा? चलिए, वन स्टूडेंट हैड आस्क्ड मी कि बायोस्फीयर कहां-कहां एब्सेंट है। उन्होंने बहुत सही तरीके से पूछा है, सही सवाल। बायोस्फीयर मतलब क्या है? लाइफ। अब देखो, जो एक्सट्रीमोफाइल्स के बारे में हमने पढ़ा है, दैट इज टू डू विद द एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ लाइफ इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स। ठीक है, पर बायोस्फीयर के डेफिनेशन के अंदर आप देखोगे कि मेरा नॉर्थ पोल, मेरा साउथ पोल और मेरा डीप ट्रेंचेस या डीप ओशन, जहां पे कि आपका फोटिक जोन नहीं है, जहां पे लाइट नहीं जा पा रहा है, उसको हम बायोस्फीयर फ्री जोन कहते हैं। बायोस्फीयर फ्री जोन कहते हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था, आई विश हिम वेल, आई रियली हैड नो आईडिया। अर्पित, आप देख रहे हो गया, मैं लास्ट 2 मिनट कर लूंगा, फिर आप लोग मेरे डाउट पूछ लेना, मैं आपके लिए हूं यहां पे। एज इफेक्ट भी बताऊंगा, यस 2 मिनट रुको। देखो गाइस, ध्यान दो, क्योंकि मैं अगर बार-बार एक ही चीज करूंगा तो बाकी लोग को फिर डिसइंटरेस्टेड लगेगा। ओके, एज इफेक्ट क्या है? जोन ए, जोन बी, बीच का एरिया में आपका स्पीशीज का डाइवर्सिटी ज्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा। प्रोडक्टिविटी मतलब कितना खाना बन रहा है, कितना एनर्जी बन रहा है, ठीक है, कितना आउटपुट है उस एरिया का वो ज्यादा होगा। तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं एज इफेक्ट। ओके, एंड दिस एरिया इज नोन एज एन इकोटोनल एरिया और इकोटोन जोन, क्योंकि ये ट्रांजिशन एरिया है। एज इफेक्ट सबको क्लियर है? डन है। अब मैं एज इफेक्ट नहीं बता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, पूछो। सर ट्रेंचेस कभी एक्सप्लोर नहीं हुई है? जितना हुआ है, जितना हुआ है गाइस, जितना जहां तक हमें अब ह्यूमन जहां तक पहुंच पाए। आधे लोग तो वो टाइटैनिक तक जाते-जाते ही उड़ जाते हैं। ठीक है, और बताइए सर, ओशन सबसे ज्यादा, व्हाई कांट यू कंसीडर इमोशंस आल्सो अ फैक्टर ऑफ लिविंग? इमोशंस, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, मैंने कभी सोचा नहीं था। बट डज बैक्टीरिया हैव इमोशन? वायरस हैज इमोशन? हैबिटेट इज द फिजिकल लोकेशन। गाइस एक बार देखेंगे, जिनको वो सब जो टॉपिक्स हमने कर लिए उसको देखो जाके वापस। ठीक है, आई कैन ओनली गो अहेड एंड लुक एट दिस। हैबिटेट क्या? नेचुरल एनवायरनमेंट, जहां पे कि 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं। देखो मैंने लिखा है आपको, शेल्टर, वाटर, फूड, स्पेस। इवेंचुअली क्या लाइफ को सर्वाइव करना है। ठीक है, दिस इज हैबिटेट। देख लो, एक पर्टिकुलर एरिया में सबके हैबिटेट अलग-अलग है। किसी का डेजर्ट है, किसी का पोलर एरिया है, किसी का कोनिफेरस फॉरेस्ट है, किसी का डेसिडुअस फॉरेस्ट है, किसी का ग्रासलैंड है, किसी का प्रेयरी है। ठीक है, बायोस्फीयर फ्री जोन्स लिख लीजिए। चलो गाइस, अब देखो, चलो हो गया डाउट्स। बायोस्फीयर फ्री जोन, जिनको डाउट्स है पहले नोट्स देखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले नॉर्थ पोल, ओके, साउथ पोल एंड डीप ओशन। व्हाई? बिकॉज़ लाइफ यहां एग्जिस्ट नहीं करता, या एटलीस्ट हैज नॉट बीन फाउंड। इट हैज नॉट बीन फाउंड, व्हिच इज व्हाई इट इज अ बायोस्फीयर फ्री जोन। ओके, इनफैक्ट आप इसमें हाईएस्ट माउंटेन्स भी लिख सकते हो, हाईएस्ट माउंटेन्स। बैक्टीरिया डज नॉट हैव इमोशंस ना, हाउ कैन इट डिटरमिन कि वो किस तरह से लाइफ एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? दैट इज नॉट अ क्राइटेरिया। ठीक है, ओके, तो अभी आप मुझे बताओ, यू विल टेल मी दिस देन। तो मैं आपको बता रहा हूं बायोस्फीयर फ्री जोन्स के बारे में, और अभी मैंने आपको बताया एक्सट्रीमोफाइल्स के बारे में। कोई मुझसे ये सवाल नहीं पूछा कि सर ये कैसे हो सकता है कि एक साइड पे बता रहे हो कि हर जगह लाइफ एग्जिस्ट करता है और एक साइड पे आप हमें दिखा रहे हो बायोस्फीयर फ्री जोन, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो इवेंचुअली व्हाट यू हैव टू रियलाइज इज दैट एट योर बायोस्फीयर फ्री जोन्स, इट मींस कि आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होगा। ठीक है, बट मेटाबॉलिक एक्टिविटी विल बी एब्सेंट। लिख लीजिए आप, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज एब्सेंट। दिस इज इट। मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होता है? द कन्वर्जन ऑफ फूड टू एनर्जी इज मेटाबॉलिज्म। साउथ पोल पर पेंगुइन होते हैं। अरे आई एम सेइंग इन टर्म्स ऑफ एक्सट्रीम पोल्स, एग्जैक्ट पोलर सेंटर पे आप चले जाओगे, यू विल नॉट फाइंड मच देयर, इट इज टू इनहॉस्पिटेबल इवन फॉर द पेंगुइन्स। आप अगर आप देखोगे ना, ऑस्ट्रेलिया से जो एक्सपेडिशंस निकलती हैं साउथ पोल की तरफ, ठीक है, वो जैसे ही साउथ पोल का पहला आइलैंड आता है, उनको पेंगुइन्स का पूरा गुच्छा दिख जाता है। एज यू स्टार्ट गोइंग इनसाइड, कम दिखता है। दिस इज द कांसेप्ट, गेटिंग इट? डॉर्मेंट वायरस इज करेक्ट। अब देखो ना, परमाफ्रॉस्ट की हमने बात की थी। परमाफ्रॉस्ट मतलब जो परमानेंट आइस कवर है। अब उसमें आपने देखा कि हाँ भाई, बैक्टीरिया उसमें फंसा हुआ है 2 मिलियन साल से, तो है ना, लाइफ तो है, पर वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है, वो काम नहीं कर रहा है, वो बस डॉर्मेंट स्टेज में। गेटिंग इट? हैबिटेट्स में इकोसिस्टम, करेक्ट। मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मनोरमा, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? आप कितने स्पीड से खाना को एनर्जी में तब्दील करते हो, मेटाबॉलिज्म यही है। कितने स्पीड से खाने को एनर्जी में तब्दील करते हो। कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म हाई होता है, आप देखेंगे अपने फ्रेंड सर्कल में, कुछ लोग भर के खाते हैं, सुबह से शाम तक खाते रहेंगे, पर एकदम पतले सूखे रहेंगे। और कुछ होंगे जो थोड़ा सा खाएंगे पर वो विल बी वेरी हेल्दी। व्हाई इज दैट? क्योंकि दोनों का मेटाबॉलिज्म का रेट अलग अलग है। एक का बॉडी फटाक से खाना को एनर्जी में तब्दील करके एनर्जी यूज कर देता है, एक का धीरे धीरे करता है, एनर्जी एक्यूमुलेशन हो रहा है, फैट एक्यूमुलेशन हो रहा है। करेक्ट, मेटाबॉलिज्म वही तो है फ्रेंड्स, कि आप कितना जल्दी खाने को एनर्जी में तब्दील करते हो। तो देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं है, वो डॉर्मेंट स्टेज में, मरा नहीं है, जिंदा भी नहीं है, वो पॉज पे लगा हुआ है उसका लाइफ। गेटिंग इट? ठीक है, चलो आज हम ये स्टॉप करेंगे, विल स्टॉप हियर। गो अहेड, रिवाइज जो हमने किया है,
ठीक है, और हम कल मिलेंगे, कल हम शुरू करेंगे इकोसिस्टम सर्विसेज फंक्शंस के साथ एंड विल कंटिन्यू द एंटायर डिस्कशन। कोई भी सवाल हो यू विल गो अहेड एंड फर्स्ट रिवाइज, फिर स्टडी आईक्यू बुक देखो। देखो सारे सवाल अगर आप मुझे ईमेल कर दोगे ना तो मैं 500 ईमेल एक साथ नहीं कर पाऊंगा। व्हाट आई सजेस्ट इज अगर सीरियस सब्जेक्ट को लेके आफ्टर द क्लास एंड्स गो अहेड, एक बार जाके किताब खोलिए, स्टडी आईक्यू किताब है, जो भी किताब है आपके पास, किताब खोलो, रीडिंग मारो, देखो कि आपको समझ में आ रहा है कि हमने समझा। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे आप फट ईमेल डालो, मैं आपके लिए हूं। हाउ स्मॉल कैन बी इकोसिस्टम इन साइज? मोहित, ये मेरे थंब के ऊपर जो यहाँ पे देख रहे हो स्किन, यहाँ का इकोसिस्टम मेरे नाक के इकोसिस्टम के ऊपर से डिफरेंट है, इतना छोटा हो सकता है इकोसिस्टम। वहाँ पे भी तो कुछ अलग तरह का बैक्टीरिया होगा, मैं ये पेन छू रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, हाँ, हर तरह के बैक्टीरिया लग रहे हैं मेरे हाथ पे, जो शायद मेरे गले के पास नहीं लग रहे हैं, डिफरेंट इकोसिस्टम्स। ओके, हाउ शुड वी रिवाइज आफ्टर लेक्चर? पहले क्रक्स पढ़ेंगे आप, उसके बाद जो पीपीटी में हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, पहले पीपीटी देखो, अगर नोट्स बनाया है साइड बाय साइड वेरी गुड, और उसके बाद जाके उस पर्टिकुलर टॉपिक को किताब से देखो, ठीक है। क्वेश्चंस का टेंशन मत लीजिए, वो मेरी जिम्मेदारी है, आई विल मेक श्योर कि आपका हर तरह का क्वेश्चन, असर्शन, रीजनिंग, हर तरह का सवाल मैं आपको कराऊंगा। व्हाट? किताब नहीं है जिनके पास, चलो मैं आपको बता देता हूँ, जिनके पास किताब नहीं है गाइस, देखो किताब के अभाव में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ नहीं सके। प्लीज कीप दिस टू योरसेल्फ, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ जाने से पहले। जिनके पास किताब नहीं है फ्रेंड्स, यू विल डू दिस, googly.com खोलो, ओके, और यहाँ पे लिखिए आप UPSC PDF, एंटर। हाँ भाई, ये वेबसाइट खोलो upscpdf.com। किताब नहीं है अगर, प्रीलिम्स पे जाओ, एनवायरनमेंट पे जाओ, और यहाँ देखोगे कि आप बहुत सारी किताब ये सब अपलोड रहते हैं। आपको मन पसंद, आपको जो इंस्टीट्यूट का किताब लेना, जाओ डाउनलोड करो, पर सिर्फ बुक कलेक्शन मत करना, कोई एक किताब डाउनलोड करो, उसको एंड टू एंड पढ़ो, बुझे? पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, डोंट गो एंड वेस्ट योर पेरेंट्स हार्ड अर्न मनी, गो गेट अ सॉफ्ट कॉपी, स्टडी। पर कल के दिन अगर बोलोगे कि भुवन सर ने हमें बताया था तो मैं मुकर जाऊंगा, मैंने नहीं बताया था, या फिर कहीं और से सिखाया था, ओके, क्योंकि स्टूडेंट्स हो आप, आपको चलता है, आपको साथ खून माफ है, ठीक है। चलो बुझ गया, बढ़िया, कल मिलते हैं शाम में 6 PM, ठीक है, ओके। और क्लास के बाद आपको पता है फीडबैक का वो फॉर्म अगर आता है, जैसा आपको क्लास लगा, अच्छा बुरा, बहुत अच्छा बहुत खराब, जैसा हो करेक्ट असेसमेंट दीजिए ताकि हम और आप आगे भी जुड़ सके, ओके। और ऐसे मेरे लिए अगर कोई स्पेसिफिक फीडबैक हो तो मेरा ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम आपको पता है, ठीक है। चलो नमस्कार, बाय, सी यू टुमारो इवनिंग 6 PM, हम कंटिन्यू करेंगे अपना एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है, बाय।